वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन बीए तृतीय वर्ष के पेपर 2 के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि एग्जाम से पूछे जाने की संभावना है, चाहे आपकी परीक्षा लिखित फॉर्म में होनी है और चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होनी है, अर्थात सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से यह वीडियो आप लोगों को लाभान्वित करेगा। तो वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। सेशन में बहुत ही मजा आएगा। आज के सभी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और भी लोगों को जोड़ लीजिए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सभी लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी छात्र छात्राएं जो कि बीए में हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में लाभ हो सके। मेरे प्यारे दोस्तों, एक काम बस आपको करना है, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक करते समय मतलब कि जितने लोग नए जुड़े सभी से यह बात भी आप बोलते रहे कि वीडियो को लाइक करें, ताकि जो है लाइक करने से एक प्रकार से मेरा जो है प्रकार से मनोबल बढ़ता है। जब मनोबल बढ़ता है तो आपको और अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। जब तक शरीर में ऊर्जा रहेगी, मतलब एक प्रकार से ऊर्जा जैसे आप तक प्रदान करते रहते हैं, जैसे ग्लूकोन डी पीने के बाद देखते हैं लोग दौड़ने लगते हैं तेज ज़्यादा, तो इसी प्रकार से एक लाइक आपका ग्लूकोन डी का कार्य करता है एक शिक्षक के लिए। और एक प्रकार से मतलब आपकी जो है एक प्रकार से आपकी बातों से, या फिर आप जब कहते हैं कि आपकी वीडियो सर बहुत अच्छी है, या फिर थोड़ा आप बताते हैं जो है वीडियोज़ के बारे में कि वीडियो कैसी है, तो उस एक प्रकार से प्रतिक्रिया जब नहीं आती किसी चीज़ की तो मज़ा नहीं आता। तो आप लोग प्रतिक्रिया देते रहिएगा समय समय पर, ओके। और वीडियो के मतलब सेशन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और ऐसी बातों को आपको बताने का प्रयास करूंगा, ऐसे प्रश्नों को समाहित करूंगा ताकि आपको बोरियत बिल्कुल भी महसूस ना हो। और एक ही वीडियो के अंतर्गत आप समग्र अध्ययन करेंगे, एक ही वीडियो के अंतर्गत आप समस्त प्रश्न पत्र के बारे में जानेंगे। मतलब कि पेपर 2 आज की वीडियो के अंतर्गत फिनिश्ड होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक वीडियो और बस परीक्षा के अंत समय में 2 से 3 बार 4 बार वीडियो को देखेंगे, सारा का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। परीक्षा में जाएंगे, आज तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वीडियो में अगर आपने लास्ट तक देखा वीडियो और फिर लास्ट में आपने जो है वीडियो को लगातार मतलब 2 से 3-4 बार देख लिया वीडियो, बड़े ही आसानी सारे मुद्दे क्लियर हो जाएंगे। पुराने वीडियोस जो हैं उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। वैसे आपको बता दूं, आपके पेपर का नाम है, पेपर 2 के नाम का, पेपर 2 का जो नाम है एजुकेशन का, उसका नाम है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। इसको हिंदी में आप कहते हैं शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न पत्र है, क्योंकि शिक्षा शास्त्र अगर आप पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे शिक्षा शास्त्र अगर आप पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, या समाज शास्त्र आप पढ़ते हैं, हर एक विषय वस्तु को पढ़ने में मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगर उस जो है विषय वस्तु का यूज अगर आप दैनिक जीवन में करना चाहते हैं या अपने व्यवहारिक जीवन में करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पर आपको यह चीज़ें पढ़नी होगी कि आखिरकार जो शैक्षिक मापन क्या आता है, कैसे किया जाता है और शिक्षा का मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं। सारे के सारे प्रश्न आपके इसी पर बेस्ड होंगे, क्योंकि पेपर का आपके नाम यही है। ठीक, तो सभी छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित होंगे। दुनिया का कोई मतलब कि दुनिया क्या, भारत के सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो, क्योंकि सभी विश्वविद्यालयों से अगर आपके प्रश्न पत्र का नाम है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, तो यह वीडियो जो एक प्रकार से आपके लिए रामबाण का तरीके का कार्य करने वाला है, ब्रह्म बाण के तरीके का है यह वीडियो, ओके। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में और नहीं बता सकता, हमने सारी चीज़ों को आपको बता दिया। चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इसमें हमने समाहित किए हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की जगह पर क्या लिख गया है, यहाँ पर आई थोड़ा बड़ा वाला लिख गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको आप मैनेज करिएगा। वैसे इसमें जो है आई ऐसे ही बड़ा लिख जाता है, तो उसमें मैंने सोचा कि थोड़ा गड़बड़ हो गया है। चलो कोई बात नहीं, सब कुछ एक ही वीडियो में समाहित करूंगा। न्यू मॉडल पेपर होगा 2021 का, 1.5 घंटे की परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, यहाँ पर प्रश्नों की जो कतार होगी आपके इसी समक्ष होगी। और ध्यान रखेंगे, आज रात 9 बजे बीए तृतीय वर्ष, आज रात 9 बजे, हाँ जितने लोग बता रहे हो भैया सोशियोलॉजी की क्लास, आज रात 9 बजे सोशियोलॉजी बीए थर्ड ईयर की क्लास पेपर 2 की होने वाली है। सोशल रिसर्च मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण वह होगा और उसको देख लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और उसमें हम पूरा का पूरा आपको बताने का प्रयास करेंगे, सारे मुद्दे उसमें भी आपके क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सोशल रिसर्च मेथड के बारे में उसके आप चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से शिक्षा शास्त्र में पेपर 2 इस प्रकार से है, ठीक उसी प्रकार से वह भी समाजशास्त्र का भी है। तो रात 9 बजे आइएगा, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा लाइव, ठीक। ध्यान रखेंगे, ये आप लोगों के समक्ष आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, फिर सेशन को शुरू करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सारी बातें आपके समझ में आ रही हैं? अगर आ रही है फटाफट से तो आप बताने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ, ओके। चलिए, तो अब इसमें ये मत कहिएगा कोई कि सर मेरे कमेंट्स को
को नहीं पढ़ा, रिप्लाई बिल्कुल भैया अभी रिप्लाई नहीं हो पाएगी, आपका क्लास ओवर हो जाएगा। मैं जो है एक प्रकार से जो है आपका रिप्लाई चैट सेक्शन में मिलता आपको रहेगा, तो उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सारे चैट्स या फिर सारे आपके क्वेश्चंस मैं देख पाऊंगा, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलें आगे देखते हैं, मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। मूल्यांकन क्या होता है भैया, आपसे सबसे पहला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया गया, क्योंकि आपके पेपर का ही नाम है क्या, जो है क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, मापन, यानी शैक्षिक मापन। तो भैया मापन और मूल्यांकन, मूल्यांकन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप, मूल्यांकन को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मूल्यांकन को आप कहते हैं जो है इवैल्यूएशन, और मेजरमेंट को क्या कहते हैं आप, मापन। ओके, ध्यान रखेंगे। तो मूल्यांकन से आपसे पूछा गया क्या तात्पर्य है, आइए समझते हैं मूल्यांकन क्या होता है बिना समय गंवाए। आपके सामने यहाँ पर है मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। समझिए, पहले उत्तर को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद में आपकी अपनी भाषा में इसको समझा दूंगा, ठीक, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए मूल्यांकन या इवैल्यूएशन, तो आपसे जो है हिंदी में जो है ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछेगा कि मूल्यांकन को इंग्लिश भाषा में क्या कहा गया है, तो आप बताएंगे मूल्यांकन को अंग्रेजी भाषा में इवैल्यूएशन के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इवैल्यूएशन का अर्थ समझाते हुए प्रोफेसर वाट और ब्राउन, प्रोफेसर वाट और प्रोफेसर ब्राउन महोदय ने लिखा है मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए कि मूल्यांकन जो होता है किसी वस्तु के क्या, किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के कार्य या प्रक्रिया की ओर क्या करता है, संकेत करता है। किसकी ओर, किसी, क्या कहा प्रोफेसर वाट और ब्राउन ने कि मूल्यांकन जो होता है किसी वस्तु के मूल्य को, किसी भी वस्तु के मूल्य को कि उस वस्तु का मूल्य क्या होगा उसको निर्धारित करने के लिए करने के जो कार्य होते हैं या करने की जो प्रक्रिया होती है उसकी ओर संकेत करता है कौन, मूल्यांकन। मूल्यांकन संकेत करता है कि यह पुस्तक आपकी कितने रुपए की होगी, इस मूल्य का अंकन क्या है। जब हम किसी वस्तु का अंकन करते हैं कि भैया तुम्हें मतलब कि आप कहते हैं गाँव में, हाँ तुमको हम जान गए कितने पानी में हो, तो आप कहते हैं कि मैं जान गया कितने पानी में हो, इसका मतलब क्या है, आप उसका अंकन कर रहे हैं, यानी मूल्यांकन कर रहे हैं उसका। तो उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि हाँ तुम्हारे पास, हाँ कहते हैं मतलब आप लोग कहते नहीं कि तुम्हारी कितनी औकात है, अपने औकात में रह के बोलो। तो जो उसकी औकात होती है किसी व्यक्ति की, तो उसी औकात को आप मूल्यांकन के श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो आप समझ में आई, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल समझ में आ रही होंगी बातें, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभी लोग। हाँ, तो वही आप फंडा अपनाइए, जब भी आप कुछ पढ़ें तो इंटरेस्ट बनाने के लिए आप अपने दैनिक जीवन से उसको जोड़ने का प्रयास करें। तो जब हम जोड़ के चलेंगे तभी हमारा एक प्रकार, जैसे देखते हैं ईंट जब जुड़ती हुई चली जाती है तो एक मकान बन जाता है। इसी प्रकार से जब अपनी सारी की सारी शैलियों को जो मतलब शिक्षा होती है या जो आपका ज्ञान होता है उसको एक एक सीढ़ी के हिसाब से या फिर एक एक ईंट के हिसाब से आप जोड़ते चलिए। इस प्रकार से अपना एक प्रकार से दिमाग का घर तैयार करिए और माइंड में एक प्रकार से अपने आप को रखने का प्रयास करें। चले फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या भैया मूल्यांकन को हमने बताया प्रोफेसर वाट और ब्राउन, आपसे एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव वालों, बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे कि मूल्यांकन किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के कार्य या प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। निम्न में से किस विद्वान ने यह बातें कही। आपको ऑप्शन में देगा प्रोफेसर वाट, आपको ऑप्शन में देगा प्रोफेसर ब्राउन, आपको ऑप्शन सी में देगा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेक्ट आंसर होगा आपका, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, अर्थात प्रोफेसर वाट ने भी और प्रोफेसर ब्राउन ने भी यह बातें बताई। समझ में आ रही बातें। मूल्यांकन जो होता है मापन पर निर्भर होता है, किस पर निर्भर होता है, मापन पर निर्भर होता है। अर्थात किसी वस्तु की अगर मान लेते हैं किसी किताब में 20 पन्ने हैं, या फिर आप रफ खरीदते होंगे तो आप जो 10 वाला रफ खरीदे होंगे, कभी आप छोटे रहे होंगे, 10 वाला रफ खरीदने में आपको जो है प्रकार से कम पन्ने होते थे। तो मान लेते हैं उसमें 20 पन्ने, 10 रुपये के रफ में आपने 20 पन्ने खरीदे, 10 रुपये के रफ मतलब 10 रुपये का रफ अगर आप खरीदते तो 20 पन्ना मिलता है। तो 20 पन्ना मापा गया होगा पहले कि 20 पन्ना हमने मापा, तो 20 पन्ने का पहले मापन किया आपने, तो मापन के बाद में तब उसका मूल्य का निर्धारण किया जाता है। और मापन के बाद जब मूल्य का निर्धारण किया जाता है तो वही क्या हो जाता है, उसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। तो मूल्यांकन से पहले क्या होता है, मापन, अर्थात मापन पर निर्धारित करता है कौन, मूल्यांकन। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव वालों कि मूल्यांकन किस पर निर्भर करता है, मापन पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए में देगा, या ऑप्शन बी में आपको देगा कि चालन पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी में देगा आपको ये जो है ये दोनों, या मतलब कि और ऑप्शन डी में देगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्या करेक्ट आंसर होगा आपको, तो पहला ऑप्शन होगा मापन जो होता है मापन पर निर्भर करता है कौन, मूल्यांकन। मूल्यांकन
मापन पर निर्भर करता है। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आ रही होंगी, जाहिर सी बात है। ऐसे ही आस्ते आस्ते चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक ही वीडियो में सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त, बस 1 घंटा या फिर 1 घंटा से आप लगभग 1 घंटे के आसपास का समय आज मुझे चाहिए। और इसी प्रकार से रात 9 बजे भी आप लोग आने का प्रयास करेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग आएंगे, उसी के हिसाब से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि आप अगर बड़ी संख्या में नहीं आएंगे तो भी मैं उसी वेग से पढ़ाऊंगा, लेकिन जब आप बड़ी संख्या में आते हैं, लाइक वगैरह आसानी से मिल जाती है, तो एनर्जी बढ़ती है और पढ़ाने में मज़ा आता है। और ध्यान रखें, जितने भी लोग देख रहे हैं, जो बाद में ऐड वगैरह वीडियो पे आते हैं, तो उसको पूरा ऐड देखने का प्रयास करें, उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हमारा भी हो जाएगा। तो आप सभी लोग यही चाहेंगे कि सर का भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। धन्यवाद आप सभी का यह करने के लिए। चलें, तो यहाँ पर मूल्यांकन जो होता है मापन पर निर्भर करता है। तो हमने आपसे बताया कि जब 20 पन्ने का रफ आप खरीदेंगे तो 10 में मिलेगा। अब वही 40 पन्ने का आप रफ खरीदेंगे तो कितने मिलेगा? 20 रुपये का मिलेगा। क्योंकि मापन हो चुका है पहले कि हाँ 10 पन्ने का रफ मतलब कि 20 पन्ने का रफ 10 रुपये में मिलेगा। तो आप 40 पन्ने के, तो मापन यानी मापन बढ़ गया, 40 पन्ना होगा। 40 पन्ने की माप का रफ है तो आपका मूल्य कितना हो जाएगा? आपका 40 मतलब कि 20 रुपये हो जाएगा। मूल्य का अंकन कैसे हुआ? मापन के आधार पर हुआ। समझ में आ गई बातें? बिल्कुल आ गई होगी। आगे देखते हैं। तो यह मापन जो होता है, मापन का क्या होता है? समानार्थी नहीं है। मापन का समानार्थी कौन नहीं है? तो मूल्यांकन। मूल्यांकन और मापन में बहुत अंतर होता है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। मापन और मूल्यांकन यह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मापन का अर्थ जो होता है यथार्थ परिमाणात्मक मूल्य। जैसे कि बात करें, अगर इंचों में किसी चीज़ को आप इंचों में आप लंबाई माप रहे हों, या फिर आप इसी प्रकार से जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको माप रहे हों, तो उसको हम मापन कहते हैं। लीटर वगैरह, दूध वगैरह माप रहे हो तो। लेकिन मूल्यांकन जो होता है वह अधिक व्यापक होता है, यानी बड़ा होता है। मूल्यांकन में आप क्या करते हैं? किसी घटना का मूल्य ज्ञात करते हैं। क्या? किसी घटना का मूल्य ज्ञात करते हैं। मापन जो होता है किसी वस्तु का संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है, जबकि जो मूल्यांकन होता है गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। आप मान लेते हैं 1 लीटर दूध है, तो 1 लीटर दूध मेरे प्यारे दोस्तों, 1 लीटर दूध है, यह तो मापन के द्वारा निर्धारित होता है कि हाँ उसकी मात्रा कितनी है। तो मात्रा या अर्थात जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी का निर्धारण कौन करता है? मापन करती है। क्या? क्वांटिटी का निर्धारण कौन करती है? मापन करती है। अर्थात मात्रा का निर्धारण कौन करता है? मापन करता है। आपसे एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछेगा कि मापन जो होता है क्या करता है? मात्रा का निर्धारण करता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है एक प्रकार से संख्या का निर्धारण करता है, या एक प्रकार से ऑप्शन मतलब संख्या बोल रहे हैं, मतलब कि क्वांटिटी और क्वालिटी मतलब कि गुणवत्ता का निर्धारण करता है। और ऑप्शन सी में देगा ये दोनों, और ऑप्शन डी में देगा NOT, नन ऑफ दिस। तो क्या करता है? तो जो मापन होता है आपका, वह मात्रा का निर्धारण करता है कि दूध 1 लीटर है, तो 1 लीटर क्या करेगा? वो मापा जाएगा, मापने की प्रक्रिया से 1 लीटर दूध बनेगा। लेकिन वहीं और समझने का प्रयास करें कि जो आपका मात्रात्मक, हमने आपको क्या बताया? हमने बताया जो मूल्यांकन होता है, मूल्य का अंकन हम करते हैं। आखिरकार वह 1 लीटर जो दूध है उसकी कीमत आखिरकार कितनी है? मान लेते 40 रुपये कीमत है, तो आखिरकार 1 लीटर अर्थात उसकी गुणवत्ता के आधार पर हम 40 रुपये देते हैं। उसकी क्वालिटी पर देते हैं ना। आप मेरी क्वालिटी पर 1 लाइक देते हो, 2 लाइक देते हो, तो आप मेरी क्वालिटी पर देते हो। तो यह क्या है? यह मूल्यांकन है। आपने मेरी वीडियो का अंकन किया, अंकन के बाद में उसका मूल्य निर्धारण किया, उसके बाद में दिया। समझ में आ रही बातें? समझ में आ रही ना? तो चले, और हमने आपको यहाँ पे बताया कि आपने गुणवत्ता के हिसाब से, अर्थात 1 लीटर दूध का दाम 40 रुपये होगा, तो 40 रुपये दूध की क्वालिटी के आधार पर निर्धारित किया गया है। वहीं बगल में 1 लीटर पानी हो तो उसका क्वालिटी अलग है पानी की, तो उसका मतलब 1 लीटर पानी कितना देंगे? 20 रुपये मुश्किल से, ठीक, RO का। तो कहीं ना कहीं पे देखो क्वालिटी के हिसाब से मूल्य के अंकन में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो ये होता है आपका। समझ में आ गई बातें? तो एक प्रश्न, एक उत्तर आपने लिखने के लिए, अगर यहाँ से आपसे लघुत्तरीय भी पूछ ले, तो जितनी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर समझा दी है, आप बड़ी ही आसानी से सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मूल्यांकन जो होता है गुणवत्ता मतलब कि गुणवत्ता को निर्धारित करता है, गुणवत्ता को एक प्रकार से बताता है। लेकिन जो आपका मापन होता है वह किसको बताता है? वह मात्रा को बताता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो हाउ मच, हाउ मेनी आपने सुना होगा। हाउ मच मतलब कि आप क्या समझते हैं? मात्रा वगैरह। हाउ मेनी मतलब कितने प्रकार, वो अलग चीज़ें हैं, वो अंग्रेजी की चीज़ें हैं। चलें, समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल समझ में आ रही होंगी सारी बातें। सभी के आंसर आ रहे हैं? हाँ सर बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चलें, हाँ वीडियो में बिल्कुल बातचीत ना करें भी। चलें आगे देखते हैं। मूल्यांकन इस प्रकार के उत्तर में मापन से आगे जाता है। क्या प्राप्त जो है, क्या प्राप्त मात्रा वांछनीय है? तो ये सारी चीज़ें हैं।
मूल्यांकन इस प्रकार से, मतलब यह मापन का समानार्थी नहीं होता। कौन? मूल्यांकन। हमने आपको बता दिया कि मापन और मूल्यांकन में अंतर होता है। क्या अंतर होता है इसको भी आपको समझा दिया। अभी आगे चल करके उस पर डिस्कस कर लेंगे हम। उसका एक प्रश्न हमने इंक्लूड करवाया है। मूल्यांकन इस प्रकार के उत्तर में मापन से आगे जाता है। मापन से आगे जाता है कौन? मूल्यांकन। क्या प्राप्त जो मात्रा वांछनीय है, मतलब कि वो हमारे अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर आप लघु उत्तरीय पूछा जाए तो भी आप लिख सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय पूछा जाए तो भी आप बड़े आसानी से इसको बता सकते हैं। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुलांक को परिभाषित कीजिए। बहुल अंक समझने का प्रयास करें। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं कि बहुलांक क्या है, कराधान सर जी पढ़ा रहे हैं। कराधान नहीं भैया, ये आपके ही एजुकेशन में शामिल है। ध्यान रखेंगे, जब भी आप मान लेते हैं आप कल को शिक्षक बन जाएं, एक पढ़ाने के लिए बन जाए, तो शिक्षा शास्त्र आप पढ़े हैं तो उसमें आपको यह पता हो कि हाँ, जैसे मान लेते हैं कि टाइम टेबल सेट करना हो बच्चों का, तो आप चार्ट के माध्यम से, बहुलांक के माध्यम से, कौन बच्चा ज़्यादा तेज़ है पढ़ने में, कौन कैसा है, उसकी श्रेणी बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसी में डेवलप होती हैं, यहीं पर उसको सीखना होता है। समझें। तो बहुलांक को परिभाषित, बहुलांक क्या होता है, यानी सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है, उसको क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति। बहुलांक को परिभाषित कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति यानी सेंट्रल टेंडेंसी की विभिन्न मापन विधियों में बहुलांक जो होती तीसरी विधि होती है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति जो होती है यानी सेंट्रल टेंडेंसी होती है, वह एक प्रकार से मापन की उनकी मतलब कि केंद्रीय प्रवृत्ति की विभिन्न जो विधियां होती हैं मापन की, उसमें से बहुलांक जो होता है तीसरी विधि होती है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति की विभिन्न मापन विधियों में बहुलांक मतलब कैसी, मतलब कि कौथी विधा है, तो तीसरी विधा है बहुलांक। ठीक, किसी भी आवृत्ति में बहुलांक वह मान होता है जो उस विवरण में बार बार अर्थात सबसे अधिक बार आया हो। इससे हम कह सकते हैं, इस तरह हम भी कह सकते हैं कि किसी विवरण में सर्वाधिक आवृत्ति वाले अंक को हम बहुलांक कहते हैं। एक उदाहरण से अगर आपको समझाना चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ, जैसे मान लेते हैं एक सीरीज लिखी हुई है। यहाँ पर एक सीरीज मैं लिख दूँ 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 2। अगर हमने इसको लिख दिया, अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस दी गई सीरीज में सबसे अधिक बार कौन सी संख्या है? 1 2 है यहाँ पर, दूसरा 2 यहाँ पर, तीसरा 2 यहाँ पर, चौथा 2 यहाँ पर, पांचवा 2 यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? 5 बार 2 आया है, अर्थात 2 की संख्या कितनी बार है? 5 बार है। तो ये क्या है? इसी को हम कहते हैं बहुल अंक। बहुल माने ज़्यादा, अंक माने अंक। तो बहुल अंक का सीधा सा मतलब ये होता है बहुलांक, जिसको आप कहते हैं बहुल अंक, उसी को हम बहुलांक कहते हैं। अर्थात दी गई श्रेणी में कौन सा अंक का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया है, इसको यहाँ पर पूछ रहा। तो यही होता है आपका बहुलांक। समझ में गई बातें ना? तो हाँ, बिल्कुल समझ में आ गई होगी बातें। तो आगे समझें। आगे समझिए, हम थोड़ा विद्वानों के अनुसार समझ लेते हैं जिनसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। गिलफोर्ड तो आपसे एग्जाम से में सीरीज भी दे सकता है, ऑब्जेक्टिव बोलो कि दी गई सीरीज में बहुलांक होगा, तो बहुलांक आप समझ लीजिए, जो अंक अधिक बार आएगा वही बहुलांक हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। गिलफोर्ड, अभी माध्य, माध्यिका और माध्य विचलन इन सभी को बताऊंगा आपको। गिलफोर्ड महोदय हैं, गिलफोर्ड विद्वान है। ये विद्वान कहते हैं कि किसी वितरण माने क्या होता है? वितरण माने ये होता है कि बंटवारा, एक प्रकार से कोई आप चार्ट वगैरह बना दिए या कोई सीरीज है आपकी, तो उसी को हम विवरण कहते हैं। विवरण मतलब एक प्रकार वितरण, उसी को हम क्या कहते हैं? वितरण कहते हैं। तो किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति माने कई बार, मतलब कि सर्वाधिक बार, मतलब आवृत्ति मतलब कि जैसे दोहराना, एक प्रकार से आवृत्ति मतलब क्या होता है? दोहराना। ठीक, तो किसी वितरण में वह बिंदु, कोई बिंदु हो, कोई अंक हो, कोई शब्द हो, कुछ भी हो सकता है, तो किसी भी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार होती है उसी को हम बहुलांक कहते हैं। यह बातें हमने आपको पहले ही समझा दी। ठीक, तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक जो है हो वह बहुलांक कहलाता है। तो मतलब कि फिर आपसे पूछेगा कि वह होता है, यह पूछेगा किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है वह कहलाता है। आपको ऑप्शन ए में देगा बहुलांक, ऑप्शन बी में देगा मध्यमान, ऑप्शन सी में देगा आपकी माध्यिका, ऑप्शन डी में देगा इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? वह बहुलांक होगा। आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो वह बहुलांक कहलाता है। दी गई परिभाषा बहुलांक की किसने दी है? तो गिलफोर्ड महोदय ने दी है परिभाषा। किसने दी है? गिलफोर्ड महोदय ने दी है। सारी बातें समझ में आ रही हैं? तो ऐसे बनाते हैं मेरे भैया ऑब्जेक्टिव, ऐसे बनाते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैं मेरे प्यारे दोस्तों बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, तब ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर पाता हूं। बहुत मेहनत से आती हैं और आप लोगों को ऐसे लगता होगा कि सर जो है एक प्रकार से आप कहते हैं कि सर ये वीडियो लाइए, वो वीडियो लाइए। एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत पड़ती है आपको शायद वो बातें ना पता हो।
शायद आप अगर ये कार्य करेंगे तो आपको पता होगा अकेले अगर इस कार्य को करना हो तो कितनी मेहनत लगती है, एक एक सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना होता है, किस प्रकार से आपको वीडियो ला के देनी पड़ती है, लेकिन उसका खामियाजा नहीं मिल पाता। अगर बीए के क्षेत्र में मैं इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको आगे बढ़वाना चाहिए। हमको लगातार देखते हैं जो तमाम सारे जो हंसी मजाक के चैनल आप देखेंगे इधर उधर, उनका एक प्रकार से अब एक दिन में व्यू डालेंगे तो कम से कम मिलियन 2 मिलियन व्यू चले जाएंगे। और इसी प्रकार से एसएससी वगैरह तमाम प्रकार के क्षेत्र हैं ऐसे, उनमें जो है व्यू वगैरह अच्छे खासे आते हैं। बीए वगैरह में अब अच्छे खासे व्यू नहीं आते हैं। मेहनत करो इतना कि एक घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाओ और उसका रिस्पॉन्स कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के जो है एक प्रकार से आपके कमेंट्स पर मैं वीडियो बनाता हूँ। यह बात आपको भी पता है, लगातार मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, क्या बच्चों की रिक्वायरमेंट है, क्या हमारे प्यारे दोस्तों की रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए। लगातार मैं मेहनत करता हूँ, इतनी गर्मी में लगातार बिना पंखा के आपको बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि पंखा चलाऊँगा तो उसकी आवाज़ भी इस वीडियो के अंतर्गत आएगी, जो कि आप मान लेते कोई व्यक्ति ईयरफोन लगा के वीडियो देखेगा, कान उसका ख़राब होगा, तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। इसको लेकर के तमाम चीज़ें हैं, उन सभी को मैं ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करता हूँ। तो गर्मी में खड़े होकर इतनी अच्छी तरीके से आपको वीडियो देने का प्रयास करता हूं। तो भाई मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को शेयर अवश्य करा करें, ताकि संख्या आपकी अधिक मात्रा में होगी, तभी पढ़ाने में मुझे भी रुचि होगी और पढ़ने में आपको भी मज़ा आएगा। तो शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त सभी लोग वीडियो को, ठीक। और रात 9 बजे आप सभी लोग सोशियोलॉजी क्लास लेने के आइएगा, भारी से भारी संख्या में, ठीक। रात 9 बजे चलेगी बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर की। तो गिलफोर्ड का आपके ने समझ में आया। अगले हैं आपके मेरे प्यारे दोस्तों कौन, कैनी और चीपिंग। कैनी और चीपिंग क्या कहते हैं, किसी वितरण में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो उसी को हम क्या कहते हैं, मोड यानी बहुलांक कहते हैं। तो मतलब अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मतलब कि उसको हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं, बहुलांक को हम मॉड कहते हैं। आप देखते हो मॉड या बार आप कह सकते हैं, बार, इसको बार। आप देखते होंगे कभी कभी संख्या लिखी होती, मान लेते हैं 2 3 4 3 आपको लिखा, 2 3 4 3 लिखा है, फिर यहाँ पर 4 3 आ गया। अब जैसे फिर यहाँ पर 4 3 आ गया पीछे, तो ऐसे मान लेते हैं 2.34 ऐसे आपको मिल गया, 2.34 अब ये मतलब कि इतनी बार लिखा हुआ है। लेकिन अब आपको इसको कैसे लिखना है, अगर इसको आपको थोड़ा सही तरीके से लिखना है तो 2.34 आप लिख करके इसके ऊपर एक ऐसा चिन्ह बना दीजिएगा, ऐसे। तो ऐसे जो हमने यहाँ पर बनाया ऐसे चिन्ह ऊपर बना देते हैं, तो उसका जाता है कि 2.34 बार, मतलब 34 ये बार बार आया है, मतलब इसकी आवृत्ति बार बार होती चली गई है या कभी ख़त्म नहीं होगी, तो इसको हम मॉड या फिर बार कहते हैं। इसी को हम बहुलांक भी कह सकते हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे बातें, आगे बढ़ते हैं। तो यही बातें कैनी और चीपिंग कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि किसी भी वितरण में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो उसको बहुलांक कहते हैं। दी गई परिभाषा किसने दी है, तो कैनी और चीपिंग महोदय ने दी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न, सहसंबंध क्या है, मतलब सहसंबंध का क्या महत्व होता है। तो सहसंबंध के द्वारा ही क्या होता है, अनेक वैज्ञानिक जो होते हैं और सामाजिक वैज्ञानिक जो होते हैं, अन्य वैज्ञानिक सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में क्या होता है, तो सहसंबंध के द्वारा अनेक वैज्ञानिक सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में दो से अधिक घटनाओं के आपसी संबंधों का स्पष्टीकरण मिलता है। तो कोई दो घटनाएं हो आपकी, जैसे सामाजिक घटना हो या आर्थिक घटना हो या इसी प्रकार से अन्य घटनाएं हो, उसका आप क्या करें, उन दोनों जो है घटनाओं को कंपेयर करें, तुलना करें, उनका संबंध देखें कि आखिरकार पहली घटना दूसरी घटना से कितनी संबंध रखती है, किस प्रकार से मैच खाती, किस प्रकार से मैच नहीं करती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं, कोऑपरेटिव सहसंबंध। अंग्रेजी में सहसंबंध को क्या कहा जाता है, कोऑपरेटिव कहा जाता है, ठीक। ध्यान रखेंगे, आपने नाम सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक वगैरह होते हैं, तो वही बात है यहाँ पर। तो सहसंबंध उसी को कहा जाता है। इनकी सहायता से इस बात का आभास होता है मेरे प्यारे दोस्त कि विभिन्न समस्याओं के कारण तथा परिणाम में कितना और किस प्रकार का संबंध होता है। प्रतीप गमन, विचरण अनुपात, आंतरगणन, साहय गणन आदि जो अनेक सांख्यिकीय धारणाएं सहसंबंध के सिद्धांत पर आधारित है। सहसंबंध का प्रभाव हमारी भविष्यवाणी की अनिश्चितता में कमी लाता है, ठीक। मतलब हम आगे क्या होगा इसमें कमी लाता है कि तमाम सारी बातों को हम भविष्य की जान जाते हैं। यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव वाला यह प्रश्न पूछ सकता है कि सांख्यिकीय धारणाएं सहसंबंध से, मतलब कि कौन सी सांख्यिकीय धारणाएं सहसंबंध सिद्धांत पर आधारित है। आपको ऑप्शन ए में देगा प्रतीप गमन, आपको ऑप्शन बी में देगा विचरण अनुपात, आपको ऑप्शन सी में देगा आंतरगणन, आपको ऑप्शन डी में देगा साहय गणन, या ऑप्शन डी आपको ई में दे देगा इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, ओके। या फिर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सांख्यिकीय धारणाएं सहसंबंध सिद्धांत पर कौन सी आश्रित नहीं है, तो आपको 3 ऑप्शन इनमें से दे देगा, अर्थात प्रतीप गमन दे दिया, विचरण अनुपात दे दिया, अंतरगणन दे दिया, एक ऑप्शन आपको और कोई दे देगा, वही नहीं होगा, ठीक। ये बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ता है।
बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे प्यार। जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिए सेशन को। चलें, अगला प्रश्न आपके सामने है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। रेमर्स तथा गेज लिखते हैं। रेमर्स तथा गेज एक प्रकार से बहुत अच्छे जो है शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं, तो यह कहते हैं मूल्यांकन को स्पष्ट करते हुए, और यहाँ पे एक प्रकार से समाजशास्त्री की श्रेणी में भी आते हैं कहीं ना कहीं पे। मतलब इन्होंने ऐसी मतलब विद्वान कह सकते हैं इनको हम एक प्रकार से, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो रेमर्स और गेज महोदय कहते हैं कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो उत्तम या वांछनीय है उसका ही प्रयोग किया था। उत्तम मतलब कि अच्छा है, वांछनीय मतलब जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। आपको चाहिए 43 फैट वाला दूध, मतलब कि जो भी हम दूध के बारे में क्यों बता रहे हैं। चलें, तो मान लेते हैं कि अगर मैं बता दूं आपको जिसे गुणवत्ता, मान लेते हैं आपकी मेरी वीडियो की अगर गुणवत्ता आपको देखनी है, वीडियो मेरी, अब वीडियो मेरी आपको देखनी है मेरे भैया, तो आप सोचेंगे कि आप 720 जो है मेगा पिक्सल में अगर आपको देखनी है, 720 पिक्सल में अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है, तो आपको अगर मेरे चैनल पर 720 पिक्सल की वीडियो नहीं मिल पाएगी तो एक प्रकार से वह मूल्यांकन नहीं हुआ। मूल्यांकन मतलब है कि आप 720 का चाहे और हमारे चैनल पर 720 का मिल जाए, तो उत्तम क्वालिटी होगी हमारी वीडियो के 720 पिक्सल उत्तम क्वालिटी है, ठीक, उत्तम क्वालिटी है, और वहीं पर आपको जो आप जो चाह रहे थे वह आपको मिल जाए। तो यह बातें कौन बता रहे हैं? रेमर्स तथा गेज। एग्जाम से प्रश्न पूछे, आप बता दीजिएगा ऑब्जेक्टिव बोलो। मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो उत्तम या वांछनीय होता है उसका ही प्रयोग किया जाता है। कि दिया गया कथन किसका है? रेमर्स तथा गेज का है, ठीक। सारी बातें समझ में आ रही हैं? आगे देखते हैं। अब यह मत कहना मेरे प्यारे दोस्तों कि सर ऑब्जेक्टिव पर्सनली बनाइए प्रॉपर्ली। भैया इसी में मैं बताता चल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव वगैरह, और लिखित वालों आपको भी नॉलेज मिल रहा होगा। तमाम प्रकार के लिखित प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपको नॉलेज मिल रहा होगा बहुत सारा, और इसको आप लघु उत्तरीय पूछा जाए, चाहे दीर्घ उत्तरीय चाहे अति लघु उत्तरीय, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। सारी बातों को आपको खोल खोल कर समझा रहा हूँ एक एक मुद्दे को, तो आप समझ सकते हैं इसको। अगले हैं आपके टार गेर्सन तथा एडम्स। टार गेर्सन और एडम्स कहते हैं मेरे भैया कि मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना कि फला व्यक्ति कितने रुपए की होगी, या फिर मतलब कि उसकी मात्रा के हिसाब से हम उसका निर्धारण करते हैं कि हाँ यह चीज़ कितने रुपए की या कितने चीज़ों की होगी, ठीक, ध्यान रखेंगे। जैसे कितने विनिमय, हम मान लेते हैं गेहूँ चावल में बदलना है, चावल को गेहूँ में बदलना, तो एक प्रकार से ऐसे भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य होता है। इन्होंने शैक्षिक मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए कहा, टार गेर्सन और एडम्स महोदय ने, कि शिक्षण प्रक्रिया या सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना होता है। अर्थात शिक्षण प्रक्रिया या सीखने की क्रियाओं से जो उत्पन्न अनुभव होते हैं उन्हीं अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना मूल्यांकन का क्या होता है? सीधा और सपाट सा कार्य होता है। समझ में आ रही बातें? चले आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगले विद्वान आपके आते हैं क्विलन और हन्ना। अब भैया क्विलन और हन्ना ने देखा कि रेमर्स और गेज, टार गेर्सन, एडम्स, ये सब भैया बहुत तगड़े से परिभाषा दे रहे हैं, तो हमको कुछ करना चाहिए। तो जो है आपके क्विलन और हन्ना महोदय तुरंत कह रुको, मैं भी कुछ परिभाषा देता हूँ, ऐसे थोड़ी ना बैठूंगा। हमने भी पढ़ा है, समाज शिक्षा शास्त्र सभी को पढ़ा है। तो क्विलन और हन्ना महोदय कहने लगे कि विद्यालय के द्वारा, इन्होंने परिभाषा बदली कि थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो, जितने भी लोग वहाँ के समाजशास्त्री या शिक्षा शास्त्री या विद्वान रहे हों, उन्होंने सोचा, क्विलन और हन्ना साथ मिलकर के बताने लगे कि विद्यालय के द्वारा बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में मतलब साक्ष्यों के संकलन के या साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन होती है। विद्यालय के द्वारा बालक के व्यवहार परिवर्तन के, अर्थात बालक का व्यवहार कैसे होता है उसको विद्यालय के द्वारा में परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन, साक्ष्य मतलब एक प्रकार साक्षी हो कि हाँ यह चीज़ें हो रही हैं, मतलब साक्ष्य एक प्रकार से आप रखें, तो उसी को इकट्ठा करें तमाम सारे साक्ष्य को, तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही क्या होती है? मूल्यांकन होती है। किसको? जो साक्षी आपने संकलन की, जो आपने साक्ष्यों को इकट्ठा किया, उसको इकट्ठा करने के बाद में उसकी आप व्याख्या करें, उस व्याख्या की प्रक्रिया क्या होगी? मूल्यांकन होगी किसी चीज़ के बारे में, ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले तुरंत आए डांडेकर ने कहा, क्विलन और हन्ना तुमने तो बहुत अच्छी परिभाषा दे दी, अब मेरी भी कुछ सुन लो। कहा भैया हाँ बताओ, क्या सुनना है आपका? तो प्रोफेसर डांडेकर महोदय कहने लगे कि भैया सुनो। कहा हाँ बोलो भैया, क्या बात बता रहे हो आप? तो प्रोफेसर डांडेकर कहने लगे बड़े ही उच्च कोटि के विचारों में कि
कहा कि उनका विचार है कि शैक्षिक जो मूल्यांकन होता है शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है। तो आपसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे ऑब्जेक्टिव वालों कि शैक्षिक मूल्यांकन जो होता है किस पर आधारित होता है, तो शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है। किसने बताया इसको? प्रोफेसर दांडेकर ने बताया। तो आपसे एग्जाम्स में से भी प्रश्न पूछ सकता है कि शैक्षिक मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है। यह बात किसने कही? प्रोफेसर दांडेकर ने बात बताई। वहीं दांडेकर और भी कहते हैं क्यूलन और हन्ना को सुनाते हुए, मैं आपको याद करने के लिए सारी बातें बता रहा हूँ कि इनको सुनाने के लिए। तो दांडेकर कहने लगे, दांडेकर ने क्या कहा कि मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है। व्यवस्थित मतलब अब भैया जहाँ पर भी व्यवस्थित शब्द लग जाए, सुसंगठित शब्द लग जाए, सुव्यवस्थित लग जाए, क्रमबद्ध लग जाए, समझ लीजिए वह विज्ञान पढ़ रहे हैं आप। सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक, सारी बातें समझ में आ रही हैं। दांडेकर महोदय वैज्ञानिक परिभाषा देते हैं, इस बात से आप ध्यान रखेंगे। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि शैक्षिक मूल्यांकन की परिभाषा प्रोफेसर दांडेकर ने किस प्रकार से दी है, तो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित परिभाषा इन्होंने प्रस्तुत करी है। प्रोफेसर दांडेकर के विचार को आप समझें। मूल्यांकन की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में हम कर सकते हैं जो इस बात को निश्चित करती है कि किस सीमा तक विद्यार्थी शैक्षिक उद्देश्य जो हैं उसको प्राप्त करने में समर्थ रहा। आखिरकार जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो आप यह शिक्षा जो पढ़ रहे हैं, सोशल रिसर्च मेथड आप चाहे पढ़ें और चाहे आप एजुकेशन में, मेरे प्यारे दोस्तों, आप शिक्षा में मूल्यांकन और मापन पढ़ रहे हैं, तो इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, इस उद्देश्य को जानना ही क्या कहलाता है? शैक्षिक मूल्यांकन कहलाता है। यह बात कौन बताता है? प्रोफेसर दांडेकर बताते हैं। बोलो इतनी बातें समझ में आई? अगर समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आग लगा के रख दी है इस वीडियो ने आपके समक्ष। मेरे प्यारे दोस्त सारी बातें क्लियर हो रही है, एक भी मुद्दा आपसे छूट करके नहीं जाएगा, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। जाहिर सी बात है, अगर आपने जिंदगी में कभी शिक्षा शास्त्र नहीं पढ़ा होगा तो आपको सारी बातें यहां पर समझ में आ रही होगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि जिसकी एक प्रकार से IQ लेवल यानी इंटेलिजेंट कोशेंट जो होगा वो लो लेवल का होगा, आपने BA सेकंड ईयर में आपने शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन के सेकंड पेपर में बुद्धि लब्धि पढ़ा होगा, IQ इंटेलिजेंट कोशेंट, उसमें इन सारी बातों को बताया था कि जिसकी बुद्धि 25 से लेकर के 50 होती, मतलब जिसकी बुद्धि मतलब कि IQ जो है 25 से 50 होता है उसको डल कहा जाता है यानी मूर्ख कहा जाता है। तो ऐसी बुद्धि का जो व्यक्ति होता है उसको सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो IQ जो होता है एक प्रकार से वह मापने की प्रक्रिया होती है, उसको हमने आपको सेकंड ईयर में ही समझा दिया था। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगला है प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5वां नंबर। चलें, 5वां नंबर है शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व कई दृष्टि से है, उनको हमने पॉइंट वाइज आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखिए इसको, पहला पॉइंट आपके सामने है व्यक्तिगत उपलब्धि की तुलना करने में। व्यक्तिगत उपलब्धि की तुलना करने में शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व हम होता है। वहीं दूसरा है समूह की उपलब्धियों की तुलना करने में। समूह की उपलब्धि अर्थात किस समूह की कितनी उपलब्धि है उसकी अगर तुलना करनी है किसी दूसरे समूह विशेष से, तो ऐसे में सांख्यिकी का महत्व हमारे जीवन में होता है। कोई व्यक्तिगत उपलब्धि है कि फलाने का कितनी उपलब्धि है, आपने कौन सी डिग्री की है, आपने कौन सी डिग्री की है, आपने कौन सी डिग्री की है, सभी की डिग्री को आपने बहुत सारी डिग्री की है, तो इसको मापने के लिए आप सांख्यिकी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये महत्व है एक। तो तीसरा महत्व आप बता सकते हैं कि शैक्षिक और व्यावसायिक मार्ग प्रदर्शन करने में। तो मतलब कि मार्ग मतलब मान लेते हैं आप शैक्षिक मार्ग मतलब कि शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए, या व्यावसायिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपके मार्ग प्रदर्शन में एक प्रकार से सांख्यिकी का विशेष महत्व होता है। वहीं नेक्स्ट है आपका शैक्षिक कुशलता प्राप्त करने में, बालकों का जो है अभिलेख करने में। शैक्षिक कुशलता प्राप्त करने में सांख्यिकी का महत्व है, बालकों को का अभिलेख करने में भी महत्व है। नेक्स्ट है शैक्षिक आंकड़ों को वैज्ञानिक ढंग से विश्वसनीय बनाने में भी जो है सांख्यिकी का विशेष महत्व देना होता है। वहीं आप 6वें पॉइंट में बता सकते हैं कि विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु अनुसंधान एवं प्रयोग करने में। आप कोई भी समस्या का समाधान करते हैं और तो उसमें अनुसंधान कोई कर रहे हो, कोई खोज कर रहे हो या कोई प्रयोग आप कर रहे हो, तो उन सभी में सांख्यिकी का विशेष महत्व है। तो ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी अहम भूमिका निभाती है। आगे बढ़ते हैं, 6वां समझने का प्रयास करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आपके सामने। मध्यमान किसे कहते हैं? मध्यमान जैसा कि पता है, मध्यमान मतलब क्या होता है, बीच का मान, मतलब कि मध्यमान मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी भी अंक सामग्री के समस्त अंकों के योग को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर भजनफल या भाग्यफल जो प्राप्त होता है उसी को मध्यमान कहते हैं। इसे अंकगणित में औसत कहा जाता है यानी एवरेज कहा जाता है। एवरेज को अगर परिभाषित करें तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज।
बराबर भागों में बंटवारा ही औसत कहलाता है। तो जब भी ध्यान रखेंगे, मान लेते हैं अगर मैं सिंपली यहाँ पर आपको समझाना चाहूँ, आपसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछेगा कि जो है मध्यमान को अंकगणित की भाषा में क्या कहते हैं, आपसे ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछे तो क्या कहते हैं, उसको औसत कहते हैं। आपसे पूछे कि मध्यमान की परिभाषा आप बताएं, तो अभी आगे चलकर मध्यमान के मैं सूत्र को बता दूंगा। मध्यमान का सूत्र होता है क्या, मध्यमान का सूत्र होता है कि संख्यों का योग, क्या, संख्यों का योग बटे कुल संख्या। संख्यों का योग आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा वगैरह से भी प्रदर्शित हो सकता है। यहाँ पर सिग्मा मतलब योग ही होता है, जोड़, और सिग्मा मतलब कोई भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कुल यक्ष मतलब कि यहाँ पर यन कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है आपका सूत्र। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। 1 मिनट में मैं आपको समझा दूँ आखिरकार यह मध्यमान होता क्या है। मान लेते हैं कि आपको एक सीरीज में दिया है 2 3 4 5 6, आपको सीरीज में यह दिया हुआ है 2 3 4 5 6। अब आपको करना क्या है, अब आपका इसका मध्यमान मान लेते हैं निकालना है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले दी गई संख्याओं को, सारी की सारी संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, काउंट करेंगे, प्लस कर लेंगे। जोड़ा क्या हुआ, 6 4 10 और एक प्रकार 3 2 5 5 10 मतलब 20 हो गया आपका। ठीक, 20 हो गया। 3 2 5 4 9 9 5 14 14 6 20 20 हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों उसके बटे में हमको क्या करना है, हमने क्या बताया था, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, अर्थात कितनी संख्याएं हैं, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या। तो समझ गए 5 संख्याएं हैं, तो 5 हमें इसको बटे में कर देंगे। ठीक, ये कुल संख्या हो गई। अब इसको जोड़ा हमने, कितना आया भैया, 20 आया। अब 20 के बटे हम कितने कर देंगे, 5 कर देंगे। और जब हम 20 के बटे 5 कर दिए तो 5 एकम 5 5 दूना 10 5 15 5 चौको 20 5 चौको 20 अर्थात 4 आपका प्राप्त हुआ। तो 4 मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, इसका मध्यमान है। क्या है, 4 इसका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मध्यमान है। ये आपका 4 जो होगा यही होगा आपका औसत, मतलब अंकगणित में जब आप पढ़ते हैं तो इसी को हम औसत कहते हैं। और मध्यमान जो होता है, इसी सीरीज में आपसे पूछेगा कि दी गई सीरीज में मध्यमान है, तो आप बताएंगे 4 है। कैसे निकालेंगे, आप पूरी संख्याओं को जोड़ लीजिएगा और जोड़ने के बाद में जितनी संख्याएं हो उससे भाग दे दीजिएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका निकल आया 4। ठीक, तो ये आपका फंडा हमने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते थोड़ा सा, मध्यमान समझ में आई, इसे यम से हम प्रदर्शित करते हैं। अगला समझिए, सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, हमने पहले आपको बताया दो चल राशियों का पारस्परिक संबंध सहसंबंध कहलाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि कोई भी दो गुण की मात्रा एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर होती हैं। लैथराप महोदय सहसंबंध की परिभाषा को देते हुए बताते हैं कि दो चल राशियों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर सह संकेत मतलब कि सहसंबंध संकेत करता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि दो चल राशियों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर सहसंबंध संकेत करता है, यह कथन किसका है, तो लैथराप महोदय का है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अर्थात दो चल राशियों के बीच में जो पाए जाने वाला संयुक्त संबंध होता है उसी को हम सहसंबंध कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे थोड़ा देखते हैं, अगले आपके महोदय गिलफोर्ड मतलब गिलफोर्ड ने कहा कि लैथराप, तुमने क्या बता दिया, हम भी कुछ बताते हैं इसके बारे में। लैथराप ने कहा, हाँ बताओ भैया। तो गिलफोर्ड कहते हैं कि सहसंबंध गुणांक वह संख्या होती है, इन्होंने थोड़ा गणित में बताया कि ताकि थोड़ा इंप्रेशन जमे हमारा। ठीक, तो गिलफोर्ड कहने लगे कि सहसंबंध गुणांक वह संख्या होती है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से सहसंबंधित हैं तथा एक दूसरे से मतलब एक दूसरे का परिवर्तन दूसरे पर परिवर्तन की किस सीमा तक प्रभावित होता है। मान लेते हैं कि अगर हम और कोई व्यक्ति और है, वह मित्र हैं बहुत तगड़े, अगर मान लेते हैं हमारे दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तगड़े मित्र हैं, तो हमारे बीच में एक्चुअली में है क्या संबंध, मतलब फिर दो विचारधाराएं हैं, कोई दो विचारधाराएं हैं, कोई विचारधारा मान लेते हैं मार्क्सवाद और गांधीवाद, तो मान लेते हैं मार्क्सवाद और गांधीवाद दो विचारधाराएं हैं। अब मार्क्सवाद और गांधीवाद विचारधाराओं में क्या क्या समानताएं हैं, और आखिरकार जब मार्क्सवाद में कोई परिवर्तन होता है तो क्या गांधीवाद में भी परिवर्तन होगा, या गांधीवाद में कोई परिवर्तन हो रहा तो क्या मार्क्सवाद में कोई परिवर्तन होगा। तो ऐसे मुद्दे अगर हो रहे हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव रिलेशन कहते हैं, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। अंतर क्या कहते हैं इसको, सहसंबंध रिलेशनशिप कहते हैं। सहसंबंध कहते हैं कोऑपरेटिव, जिसको आप कहते हैं। ठीक, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। तुरंत उठे लैथराप और गिलफोर्ड की बातों को सुना गैरट महोदय, कहे हाँ तुम लोगों ने परिभाषा दे दी, हम कैसे चूक सकते हैं इसमें, भैया हमने भी किस कारण से डिग्री प्राप्त करी है। तो गैरट महोदय कहने लगे बड़े उच्च कोटि के विचारों में कि दो या दो से अधिक चल राशियों, घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को हम सहसंबंध कहते हैं। एग्जाम से में प्रश्न पूछेगा कि सहसंबंध कहलाता है दो चल राशियों के बीच के संबंध
दो घटनाओं के बीच का संबंध, दो वस्तुओं के बीच के पारस्परिक संबंध। तो मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ध्यान रखेंगे, या ये सभी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। गैरट महोदय से आप पूछेगा प्रश्न कि दो या दो से अधिक चल राशियां, घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को सहसंबंध कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? तो गैरट महोदय ने दी है। गैरट महोदय, गिलफोर्ड और अगले आपके जो थे लैथराथ, इन दोनों सभी की परिभाषा को सुनते हुए बलूमर और उसके बाद में लिंडक्विस्ट महोदय ने कहा कि भैया हम तो दो ही हैं, एक अकेले से परिभाषा पूरी दे दिए। तो भाई बलूमर और जो है लिंडक्विस्ट महोदय कहने लगे बड़े उच्च कोटि के विचारों में कि जब व्यक्ति जो होता है वस्तुएं समझने का प्रयास करें। इन्होंने थोड़ा अलग परिभाषा दी, इसको थोड़ा आप समझने का प्रयास करें। जितने लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आ रही तो जब व्यक्ति क्या होता है, जब व्यक्ति या कोई वस्तु औसत से अधिक या औसत से कम एक दिशा में और साथ ही साथ या इसी दिशा में भी औसत से अधिक या औसत से कम हो तो यह प्रवृत्ति सहसंबंध कहलाती है। ऊपर से उड़ गया, कुछ समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा। चलिए, इनके कहने का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, अपने औसत से औसत हमने आपको बता दिया था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। बराबर भागों में बांटना ही क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। आपके पास 10 रुपये, मेरे पास 3 रुपये हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप हमें मतलब कि मान लेते हैं आपके पास 10 रुपये हैं या आपके पास 5 रुपये हैं, मेरे पास 3 रुपये हैं। तो आप 1 रुपया मुझे अगर दे देंगे तो मेरा भी 4 हो जाएगा, आपका भी 4 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। तो एक प्रकार से एवरेज हो जाएगा मेरा कि हाँ, तो 5 और 3 का एवरेज अगर आप देखेंगे 5 और 3 का, तो 5 3 8 और 2 संख्याएं बटे 2 कर देंगे 4 औसत निकला था। 4 रुपये अगर हम और हमारा दोस्त लें तो क्या हो जाएगा? या औसत में हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर समझने का प्रयास करें कि जब व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, औसत से अधिक हो या फिर औसत से कम एक दिशा में हो, मतलब कि औसत से अधिक एक दिशा में हो या फिर औसत से कम एक दिशा में हो, और साथ ही साथ हो या फिर जो है एक प्रकार से इसी दिशा में हो, मतलब कि इसी दिशा में हो कि साथ साथ हो या अलग हो, सभी में हो, तो औसत अधिक हो या फिर औसत कम हो, या प्रवृत्ति ही इस क्या कहलाती है? सहसंबंध कहलाती है। कि मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ है, मतलब कि हमारे विचारों में जो है थोड़ा अग्रणी व्यवस्था है, उनके विचार में थोड़ा कम अग्रणी व्यवस्था है, कम है, तो इसका यहाँ से चला जाए, उसका यहाँ से चला आए, तो एक प्रकार से ये तारतम्य जो होता है, यही बातें बताना चाह रहे हैं बलूमर और लिंडक्विस्ट। इन्होंने कहा कि भैया हम ऐसी परिभाषा दे देंगे तो छात्रों के बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। भैया क्यों ऐसी परिभाषा देते थे आप लोग कि हम लोगों के समझ में ना आए? पता नहीं कैसे कैसे लोग पढ़े, इतनी कठिन परिभाषा दे देंगे ना कि उसी में तुम घुमा करो कि हाँ का पढ़ना है हमको। चलें, वैसे हमने आपको समझा दिया। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका नामित मापन क्या होता है? व्हाट डू मीन नामित मापन? नामित मापन क्या है भैया? 8वां नंबर प्रश्न। तो गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड महोदय कहने लगे, गिलफोर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्री, यह बात जान लीजिए, हमेशा बोलेंगे या नामित स्केल, नामित मापन या नामित स्केल जो है, नामित मापन स्तर क्या होता पूछा गया है। नामित स्केल के मापन में हम मात्र कक्षा या समूह की संख्या का प्रयोग करते हैं। तो आपसे इस एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि नामित स्केल के मापन में हम किसका जो है एक प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, किसकी संख्या का? तो कक्षा की संख्या का प्रयोग कर सकते हैं या समूह की संख्या का। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसीलिए इसे शाब्दिक या वर्गीकरण मापनी भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि शाब्दिक या वर्गीकरण मापनी किसे कहा जाता है? तो नामित मापन स्तर को कहा जाता है। ठीक, किसने बताया? गिलफोर्ड ने बताया। ठीक, ध्यान रखेंगे। इससे व्यक्तियों और वस्तुओं को मतलब किसी विशेषता के आधार पर कुछ समूहों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक समूह को एक नाम या संख्या के चिन्ह दे दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि लिंग भेद के आधार पर बच्चों को लड़के और लड़कियों में हम बांट देते हैं कि यह लड़का है और ये लड़की है। ठीक है, निवास के आधार पर हम शहरी और ग्रामीण को बांट देते हैं कि शहर वाला है या ग्राम वाला है। या आपकी कक्षा में आप जिस क्लास में पढ़ते होंगे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे गैंग बना के लड़के चलते हैं, गैंग उसको बनाते हैं। कुछ गुंडई वाली गैंग होती क्लास में कि हाँ वो गुंडई करते रहते हैं, गेटेक बहरे मिल रही हो हमसे, इस प्रकार से बोलने वाले। या तमाम प्रकार के लड़के होते हैं। एक गैंग होती पढ़ने वाले लड़कों की, तो एक पढ़ने वाले होते हैं, एक थोड़ा गुंडई वाले होते हैं, एक थोड़ा मजाकिया टाइप वाले, तो अलग अलग गैंग बना के रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे नामित मापन के अंतर्गत हम उसको माप सकते हैं। तो आप अपने शरीर से या फिर अपने से जुड़ी हुई घटनाओं से किसी बात को लेकर के पढ़ेंगे, बड़े आसानी समझ में आएगी। सारी बातें समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सारी बातें समझ में आ रही होंगी बिल्कुल। हाँ, नॉट का कोई चांस ही नहीं है। चलें, कॉन्फिडेंस में रहो मेरे प्यारे दोस्तों। कॉन्फिडेंस इज पावर, कॉन्फिडेंस इज
पावर, लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंस ना हो कि पावर ही पावर में निकल जाएं। आगे देखते हैं। अगला आपका मापन और मूल्यांकन। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एवल्यूशन एंड मेजरमेंट? क्या अंतर होता है मापन और मूल्यांकन में? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लघुत्तरीय वालों ध्यान सुनेंगे और साथ ही साथ बहुविकल्पीय वालों भी बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। अगर बातों को समझ गए तो कोई भी प्रश्न आपसे छोड़ करके नहीं जाएगा। समझें, पहला आपका अंतर यह है, मापन का अर्थ यथार्थ परिमाणात्मक मूल्य होता है। यथार्थ मतलब पूरा पूरा सत्य, कि मापा गया कि 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध नहीं होगा। समझ में आ रही बातें? 1 किलो चीनी है तो 1 किलो चीनी की बात कर रहा है, 1 किलो 50 ग्राम चीनी नहीं बात कर रहा है। समझ में आ रही बातें? तो यथार्थ परिमाणात्मक मूल्य होता है मापन। आपसे एग्जाम्स ने प्रश्न पूछे कि यथार्थ परिमाणात्मक मूल्य होता है मापन या मापन या मूल्यांकन, तो क्या होता है? मापन होता है। जैसे कि बात करें इंचों में किसी चीज़ की लंबाई मापें, इंच तक बताते हैं लंबाई। फीता वाला होता है ना कि हाँ इंची टेप, तो उससे देखते हैं कि हाँ ये 2 इंच का, 3 इंच का, 10 इंच का है, तो ये क्या हो गया? आपका मापन हो गया। दैट्स कॉल्ड मेजरमेंट। ओके। वहीं अगर बात करें, जबकि मूल्यांकन का अर्थ अधिक व्यापक होता है, यानी बड़ा होता है। मूल्यांकन में हम किसी घटना का मूल्य ज्ञात करते हैं, तो मूल्यांकन में हम घटना का ज्ञान करते हैं, जबकि मापन में हम क्या करते हैं? यथार्थ तथ्य होते हैं, परिमाण हम का ज्ञात करते हैं। ठीक ध्यान रखें, किसी जो है चीज़ की, ठीक ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दूसरा अंतर क्या होता है। मापन किसी वस्तु का संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। तो मापन क्या करता है? किसी वस्तु का संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। तो किसी वस्तु का संख्यात्मक विवरण कौन प्रस्तुत करता है? मापन। लेकिन मूल्यांकन जो होता है वह गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। गुणात्मक मतलब क्वालिटी बताता है, मूल्यांकन क्वालिटी बताता है, और मापन जो है संख्यात्मक मतलब क्या होता है? उसकी क्वांटिटी बताता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तीसरा नंबर आपके सामने आ गया। मूल्यांकन का क्षेत्र मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। मूल्यांकन जो होता है उसका क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है, और मापन का क्षेत्र क्या होता है? अपेक्षाकृत उसके छोटा होता है। मापन में किसी एक गुण की परीक्षा की जाती है, जबकि जो मूल्यांकन होता है उसमें सर्वांगीण अध्ययन किया जाता है। मतलब कि मूल्यांकन जो होता है वह बड़े स्तर पर होता है और या छोटे स्तर पर होता है मापन। ओके। नेक्स्ट आपके सामने है, मापन में मूल्यांकन की अपेक्षा कम समय लगता है। भैया मापन में इंची टेप मापना हुआ कि मोबाइल कितने इंची की है, पट से जो होता है इंची टेप खोला माप लिया। लेकिन अगर उसी पुस्तक का आपको मापा जो है मूल्यांकन करना है, आखिरकार यह पुस्तक मिली 20 रुपये की, तो आखिरकार 20 रुपये की क्यों मिली? अब इसका आप अंकन करेंगे कि भैया हाँ इसमें लिखा है कि हाँ स्पष्ट कैसे चीज़ें हो, या इसमें लिखा कि रेखीय प्रदर्शन क्या होता है, या इसमें इसी प्रकार तमाम सारी चीज़ें अगर लिखा हुआ कि मूल्यांकन क्या है, मापन क्या है, या इसी प्रकार से उसमें बताएगा कि बहुलांक क्या है, माध्यिका क्या है, तमाम प्रकार की चीज़ों को अगर आपको वहाँ से बताया गया है, तो आखिर बात तब इतनी सारी चीज़ों को जब पढ़ेंगे तब आप मूल्यांकन बताएंगे। ठीक, लेकिन मापन तुरंत नाप लिया कि हाँ ये इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, इतने वर्गाकार है। आगे समझें। पांचवा है, मापन वस्तुनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। मापन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कि बहुविकल्पीय जिसको आप कहते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब अगर आपके प्रवेश पत्र में या फिर आपके मेरे प्यारे दोस्तों जो डेट शीट या टाइम टेबल आया हो, अगर उसमें वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय प्रश्न लिखा है, इसका मतलब आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो मापन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, लेकिन मूल्यांकन जो होता है वो आत्मनिष्ठ होता है। ध्यान रखेंगे, ये आत्माओं के विकास से होता है, इसमें फैक्ट चीज़ें होती हैं, और इसमें जो होता है एक प्रकार से विचारों के माध्यम से आप उसका निर्धारण करते हैं कि कितना होगा। आगे छठवा है आपका, मापन की अपेक्षा मूल्यांकन में अधिक धन व्यय होता है। आप मूल्यांकन में ज़्यादा धन खर्च होगा आपका, और जो है मापन में कम धन खर्च होगा। ध्यान रखें। तो आपसे ऑब्जेक्टिव वालों प्रश्न पूछ सकता है कि जो है सबसे अधिक मूल्य मतलब कि मापन की अपेक्षा मूल्यांकन में अधिक धन खर्च होता है, धन व्यय होता है, यह कथन सत्य है असत्य है? इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप बताइएगा कि यह कथन सत्य है। मापन की अपेक्षा मूल्यांकन में अधिक धन व्यय होता है। सातवां नंबर आप देखेंगे। सातवां नंबर देखिए, मापन का संबंध किसी वस्तु के मात्रात्मक मूल्य से होता है, जबकि जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों पर ध्यान दिया जा सकता है। ठीक, लेकिन मुख्य रूप से हम जो है मूल्यांकन में क्या करते हैं? गुणवत्ता उसके देखते हैं, उसके बाद में मात्रा पर हम ध्यान देते हैं। क्योंकि मात्रा पर ही ध्यान देते हैं। जो मूल्यांकन होता है
सारे के सारे मूल्यांकन जो के अंतर्गत मापन, सारे मापन मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाते हैं, सारे मापन मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन सारे मूल्यांकन मापन के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर प्रश्न माध्यिका के बारे में। माध्यिका के बारे में हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार माध्यिका आपकी क्या होती है। ठीक, समझ में आ रही बातें? फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास वीडियो को। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। माध्यिका की परिभाषा दीजिए, माध्यिका क्या होती है? माध्यिका की परिभाषा दीजिए। देखिए, यह केंद्रीय प्रवृत्ति की प्रमुख माप होती है। कौन? माध्यिका। इसकी कुछ परिभाषाएं आपके सामने मैं दे रहा हूं विद्वानों के अनुसार, उसको आप लोग देखने का प्रयास करें। इसको आपकी अपनी भाषा में भी समझाने का मैं प्रयास करूंगा। देखें यहाँ पर गैरट के अनुसार, गैरट एक विद्वान है, इन्होंने कहा, गैरट महोदय ने कहा कि भैया जब व्यवस्थित अंक या अन्य माप, क्या? जब कोई व्यवस्थित अंक हो या कोई अन्य माप हो, एक क्रमिक दशा में होते हैं। क्रमिक मतलब क्या होता है? या तो भैया वह अवरोही क्रम में हो या तो आरोही क्रम में हो, या तो घटते से बढ़ते क्रम में हो या बढ़ते से घटते क्रम में हो। ठीक, तो मतलब एक क्रम से होनी चाहिए वह। तो इन्होंने कहा जो है गैरट महोदय ने कि जब व्यवस्थित अंक या अन्य माप एक क्रमिक दशा में हो तो मध्य का अंक जो होता है माध्यिका या माध्यांक कहलाता है। अभी एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट आपके विद्वान आए जेपी गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने तुरंत कहा भैया हम कोनो क्षेत्र में पीछे नहीं किसी से, तुरंत बोले कि किसी मापनी पर मध्यांक वह बिंदु होता है जिसके ऊपर 50% केसेज रहते हैं तथा इतने ही केसेज नीचे रहते हैं। मतलब जितने केसेस ऊपर और जितने केसेस, मतलब कि बीच का अंक जो होता है कि हाँ उसके ऊपर जितने केसेस हो और उससे नीचे उतने केसेस हो, मतलब बीच के अंक को ही माध्यिका हम कहते हैं। वहीं आपकी यानी संक्षेप में हम कह सकते हैं कि माध्यांक वह अंक होता है जिसके ऊपर, ठीक, जिसके ऊपर क्या होता है कोटिबद्ध विवरण के आधे प्राप्तांक तथा नीचे आधे प्राप्तांक स्थित रहते हैं। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि जो है मतलब माध्यांक वह जो है एक प्रकार से बिंदु होता है जिसके ऊपर 50% केसेस रहते हैं और नीचे 50% केसेस रहते हैं। यह बात किसने कही? तो जेपी गिलफोर्ड महोदय ने कही। इसको एक उदाहरण के माध्यम से अगर आप समझें तो बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी चीज़ की अगर आपको मध्यांक निकालना है कि आखिरकार इसके मध्यांक क्या होगा, तो मध्यांक को हम इस प्रकार से, या मध्यांक या माध्यिका, तो मध्यांक या माध्यिका एक ही बातें होती हैं। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं एक उदाहरण दिया आपके सामने 10, 20, 30 और 5, 15, 25 ऐसे दिया है ये। अब यहाँ पर आपको माध्यांक मान लेते हैं निकालना है। ठीक, क्या निकालना है? माध्यांक निकालना है। एक अंक और ले लीजिए यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, एक अंक और यहाँ पर लीजिए यहाँ पर जो है 40 कर लेते हैं, 40 आगे। ठीक, 40 कर लिया, एक अंक और ले लिया हमने। ठीक, अब यहाँ पर होगा क्या? देखें, अब इसको हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या क्या है 5 ले लिया आगे, या फिर सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए, सबसे छोटी लेते हैं 5, उसकी छोटी क्या है आपसे 10, उसके बाद में क्या है 15, उसके बाद में क्या है 20, 20 के बाद में क्या है आपका 25, 25 के बाद में क्या है आपका 30, 30 के बाद में क्या है आपका 40। ठीक, 40। ठीक, तो ये बातें समझ में आ रही हैं। अब इसको हमने एक क्रम में सजा लिया, क्रम में सजा लिया। अब क्या करेंगे हम इसको मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसको क्रम में सजाने के बाद में हमको क्या करना है, इसको क्रम में सजाने के बाद में हमको जो मध्यांक होता है, जैसे कि मान लेते हैं मध्यांक इसमें क्या हो जाएगा, वैसे मध्यांक अगर देखें तो इसको निकालना है हमको, तो क्या करेंगे अब इसका हम इन सभी को जोड़ लेंगे। सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे, 4 3 7, 7 2 9, सॉरी इसे 5 5 5 5 10, 5 3 15 के 5 हासिल आई 1, और उसके बाद में आप देखेंगे 4 3 7 2 9 9 2 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 1 14, 145 ये हुआ। और बटे में हम कितना कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बटे में हम यहाँ पर जो है देख लीजिए, एक मिनट, बटे में अगर हम यहाँ पर क्या करना चाहें, कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, इससे हम भाग दे देंगे तो आसानी से सारी जी चीज़ें निकल आएंगी। अभी एक उदाहरण हमने आगे समझाया, तो उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा इसके बारे में। ठीक, आगे हमने एक प्रश्न को रखा, अभी ध्यान आया, नहीं तो मैं इतना लिखता नहीं आपके सामने। हमने एक आगे रखा है, मूल्यांकन के कार्य होते हैं। मूल्यांकन के कार्य क्या होते हैं? पहला कार्य है शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है मूल्यांकन, दूसरा है पाठ्यक्रम में सुधार करता है, तीसरा है कि शिक्षण प्रक्रिया के समस्त स्तरों की जांच करता है मूल्यांकन, और चौथा है व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर निर्देशन देता है कि फलाने व्यक्ति कैसा है और कोई क्या, कौन व्यक्ति प्रतिभाशाली है, कौन एक प्रकार से मूर्ख है, कौन एक प्रकार से जो है इडियट है, या फिर इस प्रकार तमाम सारे मुद्दे। ठीक, अगला है आपका शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाता है कौन? मूल्यांकन।
उपचारात्मक, अगला है आपका उपचारात्मक शिक्षा को प्रोत्साहन देता है। मूल्यांकन शिक्षा में से संबंधित अधिकारियों की सहायता करता है मूल्यांकन, और बालक को सीखने की प्रेरणा देता है, यानी अधिगम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका मूल्यांकन। 12वां नंबर प्रश्न देखिए वैधता। उसके बाद में मैं आपको अभी एक जो उदाहरण हमने माध्यिका को समझाया था उसको लेकर के अभी हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देंगे, ठीक, माध्यिका क्लियर हो जाएगा। वैधता क्या होती है? परीक्षण की वैधता का तात्पर्य इस बात से होता है कि वह कितनी अच्छी तरह से उस गुण या योग्यता का मापन करता है। क्रोनबेक महोदय कहते हैं कि किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा होती है जिस सीमा तक वह वही मतलब कि मापता है जिसके लिए उसका निर्माण हुआ। वैधता मतलब एक प्रकार से वैलिडिटी। वैलिडिटी आप समझते हैं कि आप समझते होंगे कि अब वैलिडिटी ख़त्म होने का चांस जैसे पहले होता था, अब भी होता है कि आप जो है 150 वाला जो 149 वाला जो वोडाफोन या फिर जो है एयरटेल या फिर आप जियो वगैरह में जो करवाते नहीं रिचार्ज, तो उसके लिए बताता है कि हाँ 1 महीने को आपको वैलिडिटी मिल गई है। वैलिडिटी का मतलब होता है कि आप पर फ़ोन आएगा और फ़ोन जाएगा, लेकिन अगर इसके बाद आपने नहीं डलवाया तो फिर आपके पास फ़ोन आ जाना बंद हो जाएगा। मतलब वैलिडिटी मतलब इसका मान्यता, तो एक प्रकार से वैलिडिटी इज कॉल्ड मान्यता। कहाँ तक मान्यता है, किस स्तर तक मान्यता है, ये बातें यहाँ पर सबको सिखाई जा रही हैं। समझ में आ रही बातें? यह लेक्चर टीजीटी पीजीटी इत्यादि लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक। तो आप किसी भी स्तर की तैयारी करते हैं, अगर आपको शिक्षा शास्त्र पढ़ना है तो इसमें आप या टीचर टेट वगैरह की तैयारी करते हैं तो भी उसमें आप हो सकता है इसको पढ़ने को मिले आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो क्रोनबेक महोदय ने ये बातें बताई। अगले हैं आपके गैरट महोदय। गैरट महोदय ने कहा कि हम भैया चुप नहीं रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि किसी परीक्षण या मापन यंत्र की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि जिस गुण का मापन करने के लिए वह बनाया गया था कोई यंत्र, उसी मापन को करे, मतलब उसी का मापन करे, कि उसकी वैलिडिटी यानी मान्यता है कि भैया कि मान लेते हैं दूध नापने के लिए लीटर बनाया गया यानी हेक्टोमीटर बनाया गया दूध मापने के लिए कि दूध की गुणवत्ता कितनी होगी। तो दूध की गुणवत्ता मापने के लिए यानी दूध का मूल्यांकन करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं कि दूध कितना अच्छा है, ठीक। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या करते हैं, और वहीं आप क्या करते हैं, उसी के आधार पर आपका अंकन होता है मूल्य कि जो ज़्यादा फैट वाला दूध होगा उसका महंगा, उसके मतलब कि उसका पैसा अधिक होगा, जो कम फैट वाला होगा उसका कम होगा। तो ये मूल्यांकन हो गया। मापन क्या करते हैं, एक लीटर के माध्यम से हम मापते हैं, तो लीटर में आप मापते हैं, लेकिन आप लेक्टोमीटर से मूल्यांकन करते हैं, ठीक। यही सारी बातें हैं। तो उसमें जैसे लीटर है तो उसमें दूध ही मापा जाए, या फिर लेक्टोमीटर है तो उससे दूध ही मापा जाए, ना कि उससे पानी मापें। यह भी एक प्रकार से वैधता उसकी यही है कि उससे दूध नापने के लिए वो बनाया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें इन्होंने बताई। वहीं बता दें वैधता मापन के लिए किसी कसौटी वैधता मापन के लिए किसी कसौटी का होना आवश्यक होता है। इसीलिए गुलिकसन ने लिखा है कि किसी कसौटी के साथ परीक्षण सहसंबंध उसकी वैधता होती है। किसी कसौटी के साथ परीक्षण का सहसंबंध उसकी वैधता होती है। कथन किसने कहा मेरे प्यारे दोस्तों? गुलिकसन महोदय ने कहा। किसने कहा? गुलिकसन महोदय ने कहा। वीडियो को 3 से 4 बार देखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ बिल्कुल PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है की परिभाषा दी। सांख्यिकी क्या होती है, समझे सांख्यिकी को। एक शिक्षा शास्त्री सांख्यिकी को शैक्षिक आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में सजाने के लिए एकत्रित करने की विधियों को मानता है। और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जो पद्धतों की निष्कर्षात्मक जो है व्याख्या करती है। मतलब कि कोई चीज़ आप कर रहे हैं उसकी निष्कर्ष जो निकलता है तो सांख्यिकी के आधार पर निकलता है। सांख्यिकी के महत्व को हमने आपको बता ही दिया था। वर्तमान समय में सांख्यिकी का अर्थ प्राचीन काल के अर्थ से बिल्कुल अलग हो गया है, परंतु आज भी आंकड़ों को एकत्र करने के अर्थ में ही हम सांख्यिकी को प्रयोग में लाते हैं। सांख्यिकी की कुछ परिभाषाएं निम्न विद्वानों के अनुसार दी गई हैं, उसको आपको सामने में लाने का प्रयास करता हूं। लेविट महोदय आए और कहा सांख्यिकी क्या होती है। उन्होंने कहा कि सांख्यिकी वह विज्ञान होता, सीधे बता दिए विज्ञान, वैज्ञानिक परिभाषा है। सांख्यिकी वह विज्ञान होता है जो घटनाओं की व्याख्या, उनका वर्णन तथा उनकी तुलना के लिए आवश्यक आंकिक तथ्यों के संग्रह, वर्गीकरण एवं सारणीयन के संबंध रखता है। मतलब कि सांख्यिकी के विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई घटना हो या फिर आप टाइम टेबल वगैरह बनाते हैं, जैसे एग्जाम्स में या आप टाइम टेबल बनता है, जो टाइम टेबल आता है डेट शीट होती है, या किस विधि के द्वारा बनती है, सांख्यिकी विधि के द्वारा ही आपका टाइम टेबल जारी किया जाता है कि यहाँ इस दिन इनका पेपर होगा, इस दिन इनका पेपर होगा, इतने बजे से होगा। ये सब किसका है? ये सब एक प्रकार से जो संख्यात्मक रूप से तथ्यों का वर्गीकरण किया जा रहा है, यह सब सांख्यिकी विधि के माध्यम से ही किया जा रहा है। या जो व्यक्ति समाजशास्त्र पढ़ के शिक्षा शास्त्र पढ़ के गया होगा उसी को ये सारी बातें पता होंगी और वो ऐसे कर रहा है, ठीक। ध्यान रखेंगे। तो टाइम टेबल बनाना क्या है, सांख्यिकी विधि के द्वारा है। आगे बढ़ते हैं। अगले विद्वान आए आपके सेलिंगमैन।
सेलिंगमैन कहने लगे कि सांख्यिकी किसी जांच क्षेत्र पर प्रकाश डालने के उद्देश्य के समंकों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना या व्याख्या करने की विधियों से संबंधित विज्ञान होता है। यह बात किसने कही? सेलिंगमैन ने कही। जाहिर सी बात है आपको समझ में आ रही होगी कि कोई मुद्दा हो, कोई आपके तमाम सारे अंक हों, या कोई आप जो है उद्देश्य या फिर कोई कार्य कर रहे हों, उसका कार्य करने में जो डाटा हो उसको इकट्ठा करें। कोई वर्गीकरण करना हो तो उसका वर्गीकरण कर दें। मान लेते हैं कि अगर मान लेते कोई बांटना हो कुछ चीज़ तो आप उसको बांटें। उसका प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, या उसकी तुलना किसी दूसरे विचारों के साथ, दूसरे चीज़ों के साथ कैसे करनी है, या उसकी व्याख्या करनी है, इन सभी विधियों से संबंधित होता है आपका सांख्यिकी। या बात ध्यान रखेंगे, सांख्यिकी एक प्रकार का विज्ञान होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। सांख्यिकी विज्ञान है, किसने माना? सेलिंगमैन ने माना। और किसने माना? गैलेट महोदय ने भी माना, लेविट महोदय ने भी माना। या बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन केंद्रीय प्रवृत्ति? क्या होती है केंद्रीय प्रवृत्ति मेरे प्यारे दोस्तों? ध्यान रखेंगे, यानी सेंट्रल जो होता है वो क्या होता है? सेंट्रल केंद्रीय प्रवृत्ति जो होती है। ठीक, हमने आपको इसकी अंग्रेजी पहले बताई थी, अंग्रेजी ज़्यादा मुझे पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रवर्ती माप से अभिप्राय उस माप से होता है जो प्राप्त अंकों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करता है। सारी बातें समझ में आ रही हैं? फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। केंद्रवर्ती माप से अभिप्राय उस माप से होता है जो प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वह मान जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो। उसी को हम एक मिनट समझने का प्रयास करें। जो प्राप्त अंकों, केंद्रीय माप से अभिप्राय उस माप से होता है, यानी उस मापन प्रक्रिया से होता है जो कि प्राप्त अंकों का, प्राप्त अंक यानी जो आप प्राप्त कर रहे हो अर्थात माप के दौरान, उसका प्रतिनिधित्व करता है, मतलब उसको एक प्रकार से बताता है। या फिर आप दूसरी प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं केंद्रीय माप की, कि वह मान जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो। कोई प्राप्त आंकड़ा हो, उसमें सबसे अधिक बार कोई माप आया हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की तीसरी विधि होती है आपकी कौन? बहुलांक, जो कि हमने आपको पहले बता दिया। जेपी गिलफोर्ड महोदय कहते हैं इसके संबंध में कि औसत वह अंक होता है जो निरीक्षणों या व्यक्तियों के मध्यमान का द्योतक होता है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा, औसत वह अंक होता है जो निरीक्षणों या व्यक्तियों के मध्यमान का द्योतक होता है। यह बात किसने कही? जेपी गिलफोर्ड महोदय ने कही। अगले विद्वान आपके आते हैं वर्मा और श्रीवास्तव। वर्मा और श्रीवास्तव कहते हैं कि भैया तुम ही लोग कुल बताओगे, पाश्चात्य विचारकों से कहा आप कुछ भारतीयों को भी बोलने दो। भारतीय विचारक वर्मा और श्रीवास्तव आए, उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस माप से होता है जो प्राप्त आंकड़ों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व मतलब क्या करता है? उसका एक प्रकार से प्रतिनिधित्व। जैसे कि मान लेते हैं कि आपसे पूछा कि आपके पिताजी आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, बिल्कुल करते हैं आपका प्रतिनिधित्व, क्योंकि आपको मतलब आपको पैदा किया, आपके तमाम सारी रिक्वायरमेंट पूरी करी, तो आपका प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं पे कर सकते हैं, या आपके बारे में थोड़ा बहुत जो है डिसीजन तो ले ही सकते हैं। ठीक, समझ में आ रही बात है ना? चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं। चलें, तो यहाँ पर वर्मा और श्रीवास्तव ने क्या बताया कि जो आपके प्राप्त आंकड़े होते हैं उन्हीं का प्रतिनिधित्व करता है कौन? उस माप से होता है केंद्रीय माप का संबंध। चल राशियों के इस प्रतिनिधित्वकारी माप, मूल्य या मात्रा को केंद्रीय प्रवृत्ति का हम माप कहते हैं। जिन सांख्यिकी विधियों के द्वारा इस केंद्रीय मूल्य की गणना की जाए उसे हम केंद्रीय माप की मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। ठीक, ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। 15वां नंबर प्रश्न आपके सामने मैं लाने का प्रयास करता हूँ। विचलनशीलता की परिभाषा दीजिए। विचलनशीलता क्या होती है? विचलनशीलता जो होती है किसी भी अंक वितरण में विभिन्न अंकों की अपने मध्यमान से निकटता अथवा दूरी को अभिव्यक्त करती है। विचलनशीलता कि मध्यमान जो उसका है उससे कितने, कोई वस्तु कितनी दूर है, मतलब कोई अंक कितना दूर है और कोई वस्तु कितनी उसके नज़दीक है, कोई मध्यमान से। ये बातें बताता है कौन? विचलनशीलता। जब एक अंक वितरण में विभिन्न अंक अपने मध्यमान से अपेक्षाकृत निकट रहते हैं तब अंकों की विचलनशीलता कम होती है। अर्थात जब जो है जो मध्यमान के निकट रहेगी तो विचलनशीलता कम होगी, यानी कितना विचलित है मध्यमान से कोई अंक जो है कितना विचलित है, मतलब जितना दूर होगा उतनी विचलनशीलता अधिक होगी, जितनी नज़दीक होगा उतनी विचलनशीलता कम होगी। यही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक, जब विभिन्न अंकों के द्वारा अपने मध्यमान से दूर दूर तक फैले रहते हैं तो उसे विचलनशीलता क्या होती है? वितरण में अधिक होती है। यहाँ पर आपके विद्वान आए कौन? लिंडक्विस्ट महोदय कहने लगे कि विचलनशीलता वह जो है एक प्रकार से अभिसीमा होती है जिसके अंतर्गत अंक अपने मध्यमान से नीचे और ऊपर की ओर वितरित या फिर क्या करते हैं? विचलित रहते हैं। ठीक, ध्यान रखें। जबकि गैरेट महोदय कहने लगे हाँ भाई बिल्कुल, यहाँ पर दिखाई आपको थोड़ा बहुत नहीं पड़ेगा, उसकी चिंता मत करें। तो हाँ बिल्कुल, वो यहाँ से ही प्रॉब्लम है, आपके वहाँ से नहीं है।
गैरट महोदय कहते हैं कि विचलनशीलता का अर्थ प्राप्त अंकों के वितरण या फैलाव से होता है, या फैलाव प्राप्त अंकों की केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों तरफ फैला होता है। जैसे मान लेते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हमने की बहुलांक निकाला या फिर मध्यमान निकाला कि हाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिया है। यहाँ पर मध्यमान हमने निकाल लिया या फिर यहाँ पर 2 दिया है। मध्यमान हमने निकाला कि इसका मध्यमान क्या है 5 है। अब 5 से 4 और जो है 6, 4 और 6 आपके क्या है नज़दीक हैं, तो इनमें विचलनशीलता क्या होगी कम होगी। विचलनशीलता कम ही चुकी है, मध्यमान के नज़दीक हैं। और इसमें इसी से देखेंगे तो 7 की विचलनशीलता 6 से अधिक होगी, और इसके बाद में 7 8 की विचलनशीलता जो है 7 से भी अधिक होगी। तो विचलनशीलता सबसे अधिक किसकी है 8 से है, और इसकी विचलनशीलता जो है 2 से भी सबसे अधिक है। ध्यान रखें तो 2 और 8 की विचलनशीलता अधिक है, 3 और 7 की विचलनशीलता अधिक है, 4 और 6 की विचलनशीलता क्या है कम है। ठीक, ध्यान रखेंगे तो ये विचलनशीलता होती है। आगे देखते हैं, समझ में आ रही बात है। गैरट महोदय कहते हैं कि विचलनशीलता का अर्थ प्राप्त अंकों के वितरण या फैलाव से होता है, या फैलाव प्राप्त अंकों की केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर होता है। स्पष्ट है कि विचलनशीलता किसी वितरण मान के मध्यमान के दोनों ओर उसके विभिन्न अंकों के विचलन और फैलाव को प्रदर्शित करती हैं। ठीक, समझ में आ गई होगी बातें, जाहिर सी बात है। अगर समझ में आ गई तो फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैं माध्यिका की जो आपको बता रहा था जो है उसके बारे में उसको आपको बता दूंगा। ठीक, उदाहरण हमने एक रखा है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, परीक्षण से क्या तात्पर्य होता है। परीक्षण से क्या तात्पर्य होता है, मानव व्यवहार का मापन परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। परीक्षण वह यंत्र या फिर वह तराजू होता है जिसके माध्यम से मानव व्यवहार की भिन्नताओं का सही मापन किया जा सकता है। वहीं यल टायलर महोदय कहते हैं कि परीक्षण वह मानवीकृत परिस्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार का प्रतिदर्श निर्धारित किया जाता है। परीक्षण एक प्रकार से क्या होता है, परीक्षण की जाती है कोई बातें, आपने कोई कॉपी लिखी तो आपका क्या हो रहा है परीक्षण, और आपकी परीक्षा हो रही है, और परीक्षा के माध्यम से जब कॉपी वह एग्जामिनर चेक करता तो वही परीक्षण होता है आपका। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, तो ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर F.S. फ्रीमैन के अनुसार मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह मानवीकृत यंत्र होता है जो समस्त व्यक्तित्व के एक या अधिक पहलुओं का मापन शाब्दिक या अशाब्दिक क्रियाओं या अन्य किसी प्रकार के व्यवहार के साथ करता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आप बात किसने की, प्रोफेसर F.S. फ्रीमैन ने कहा। वहीं संक्षेप में अगर बात करें परीक्षण से, तो परीक्षण क्या होता है, वह माध्यम होता है, कैसा माध्यम, जिसमें मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का क्या हो जाता है अध्ययन, व्यक्तिगत रूप से हो जाए या फिर सामूहिक रूप से हो जाए, या तो तुलनात्मक रूप से हो जाए, या तो शुद्ध हो जाए, या फिर वस्तुनिष्ठता के साथ किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं आपका परीक्षण में। ठीक, अगला है आपका मानक विचलन। मानक विचलन क्या होता है, दिए गए प्राप्तांकों के मध्यमान के प्राप्तांकों के विचलनों के वर्गों में मध्यमान का वर्गमूल ही क्या होता है, मानक विचलन होता है। दिए गए प्राप्तांकों की, कोई आप चीज़ कर रहे हैं उसमें प्राप्तांक कुछ को मिला है, उस प्राप्तांकों का मध्यमान अगर आपको पता है तो मध्यमान से प्राप्तांकों का जो विचलन होता है उसके अगर वर्ग कर देते हैं तो वर्गों में मध्यमान जो होता है उसी का वर्गमूल होता है आपका मानक विचलन। उपर्युक्त परिभाषाओं के द्वारा आप सूत्र के हिसाब से देख सकते हैं। मध्यमान में प्राप्तांकों का जो विचलन होता है जिसको आप क्या करते हैं जो है बराबर क्या होता है x माइनस यम होता है, जहाँ पर x माइनस यम बराबर क्या होता है छोटा x यानी स्मॉल x होता है। स्मॉल x का मतलब यहाँ पर समझने का प्रयास करें, पहले इस x का मतलब समझें। इसका मतलब होता है स्कोर और यम का मतलब होता है आपका मीन। ठीक, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर विचलन का अर्थ होता है एक्स स्क्वायर। ठीक, विचलन का वर्ग है एक्स स्क्वायर। विचलन में वर्ग का मध्यमान आपसे पूछेगा कि विचलन में वर्ग का मध्यमान है ऑब्जेक्टिव वालों, तो सिग्मा मतलब जोड़ एक्स स्क्वायर यानी विचलन का वर्ग बटे यन। आपका यन क्या है आपका मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर नंबर ऑफ संख्या है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि विचलन से वर्ग के मध्यमान का वर्गमूल ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है यहाँ से अगर इसका वर्गमूल ले लिया हमने, ठीक, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऐसे रहेगा, यहाँ पर वर्गमूल यानी चढ़ जाएगा ये वाला चिन्ह, तो सिग्मा ये आपका सूत्र बन जाएगा यहाँ पर। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि विचलन में वर्ग का मध्यमान है, तो आप ये अगर यहीं पर आपको मिले कि सिग्मा एक्स स्क्वायर अपान एन कैपिटल एन, तो वही लगा दीजिएगा। ठीक, इसीलिए यह सूत्र क्या कहलाता है, मानक विचलन का परिभाषा सूत्र कहलाता है। मानक विचलन से संपूर्ण जो है समूह की विचलनशीलता का ज्ञान होता है। यह विचलनशीलता जो होती है हाँ, तो जो यह विचलनशीलता होती है, हमने आपसे क्या बताया
कि विचलनशीलता का ज्ञान होता है। यह विचलनशीलता सबसे अस्थायी और शुद्ध सूचक होती है। इसी कारण शिक्षा और मनोविज्ञान के अधिकतर अध्ययनों में बात करें तो इसका प्रयोग हम करते हैं। किसी समूह की जो समजातीयता होती है, मतलब कि एक ही कैटेगरी की चीज़ें हों, अथवा विषम जातीयता मतलब कि अलग अलग कैटेगरी की हों, उसको ज्ञात करने में भी यह श्रेष्ठ माप होता है। मानक विचलन का संकेत चिन्ह यानी SD के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, अथवा ग्रीक अक्षर सिग्मा। ठीक, ध्यान है, मानक विचलन का संकेत क्या होता है आपका? सिग्मा। तो सिग्मा किसका अक्षर है? ग्रीक का। आपसे पूछेगा जो है इस मानक विचलन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा जो कि ग्रीक अक्षर है। आपसे पूछे अंग्रेजी में तो संकेत चिन्ह उसका क्या होता है? SD होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। मानक विचलन का उपयोग बताइए। मानक विचलन का उपयोग क्या है? मानक विचलन के उपयोग को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला उपयोग यह है कि विचलनशीलता के सर्वाधिक विश्वसनीय मान जो होते हैं हमको प्राप्त होते हैं, इसलिए हम इसका महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में होता है। वहीं मध्यमान की विषम जो है विश्वसनीयता देखने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। वहीं आवृत्ति विवरणों की तुलना करने हेतु भी इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। वहीं सहसंबंध गुणांक तथा मध्यमानों के अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, वहीं मूल प्राप्तांकों को प्रमाणिक प्राप्तांकों में बदलने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। वहीं बात की जाए तो आगे बता सकते हैं आप कि सामान्य संभाव्यता वक्र के अध्ययन में भी इसका उपयोग करते हैं हम। वहीं विचलन गुणांक तथा प्रमाणिक त्रुटि के अध्ययन में भी हम इसका उपयोग कर लेते हैं। वहीं उस समय मानक विचलन का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, जब छोर पर अंकों के एक प्रकार से अंकों को अधिक महत्व प्रदान किया जा रहा हो या प्रदान करता हो, तब हम इसका उपयोग करते हैं मानक विचलन का। तो मानक विचलन के निम्न सारे उपयोग हैं जो कि आपको हमने बता दिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा 19 नंबर प्रश्न में हिस्टोग्राफ को समझते हैं। आखिरकार हिस्टोग्राफ क्या होता है? हिस्टोग्राफ को समझिए। हिस्टोग्राफ क्या होता है? यानी कि आयत चित्र, जिसको आप हिंदी में कहते हैं। आयत चित्र का वह रेखा चित्र होता है जिसमें आवृत्तियों को खड़े हुए आयतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात x अक्षर जो होता है मतलब वर्गांतर तथा y अक्ष जो होता है उस पर आवृत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है। x और y का अनुपात सामान्यतः कितना होता है? 4.3 का हम रखते हैं। तो आपसे पूछेगा हिस्टोग्राफ बनाते समय हम जो है x और y का अनुपात कितना रखते हैं? तो 4:3 का रखते हैं, यानी x जो है 4 होगा और y क्या होगी? 3 होगी। ध्यान रखेंगे। इस प्रकार आयत चिन्ह में भिन्न भिन्न प्रकार के आयत बनते हैं, जिसकी भुजा एक दी हुई सारणी का वर्गांतर होती है और दूसरी भुजा उस वर्गांतर की संगत बारंबारता के बराबर होती है या बारंबारता होती है। अगला देखते हैं, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण से विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का अवलोकन एवं मूल्यांकन किया जाता है। दूसरे शब्दों में उपलब्धि परीक्षणों के माध्यम से प्रायः शैक्षिक उद्देश्यों का मापन किया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि उपलब्धि परीक्षण से क्या कार्य किया जाता है? तो शैक्षिक उद्देश्यों का मापन किया जाता है। फ्रीमैन महोदय कहते हैं इस बात को लेकर के, फ्रीमैन महोदय के अनुसार कि शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण का वह विकल्प होती है, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प होती है जो एक विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान समग्र एवं कौशल, ज्ञान समझ और उसका कौशल क्या है, यानी कि उसकी स्किल क्या है, उसकी एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग पावर क्या है, उसका नॉलेज क्या है। तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल, इसका मापन करता है कौन? तो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और स्किल का मापन करता है कौन? आपका जो है उपलब्धि परीक्षण। ठीक, ध्यान रखेंगे कि क्या क्या आपने सीखा। परीक्षण एक विषय है जैसे कि अंकगणित, प्रत्येक विषय का अलग अलग अंक तथा बहुत से विषयों के मिश्रित संपूर्ण अंक से प्रतिबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके सुपर के शब्दों में सुपर महोदय हैं, एक व्यक्ति हैं शिक्षा शास्त्री। इन्होंने कहा कि एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है या फिर यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर लेता है, यह बात कर सकता है। ठीक, वहीं ईबेल महोदय कहते हैं, ईबेल महोदय के शब्दों में
ईबेल महोदय ने कहा कि उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प होता है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता और क्षमता का मापन करता है। तो ध्यान रखें, विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता और क्षमता का मापन करता है कौन? उपलब्धि परीक्षण। या कथन किसने कहा? ईबेल महोदय ने कहा। तो उपलब्धि क्या है? उपलब्धि क्या है? उपलब्धि क्या है? कुशलता विद्यार्थियों की क्षमता और विद्यार्थियों मतलब कि एक प्रकार से उनका ज्ञान। तो क्या है? ये सभी होते हैं, ठीक। उपलब्धि परीक्षण कि क्या बच्चों ने सीखा उसका मापन करते हैं, तो वही उपलब्धि परीक्षण होता है कि जो उन्होंने उपलब्धि प्राप्त की उनका आप परीक्षण करें कि क्या क्या प्राप्त किया उन्होंने, टेस्ट जिसको आप कहते हैं, नहीं, तो वही होता है उपलब्धि परीक्षण। अगला देखते हैं, संक्षेप में किसी विषय क्षेत्र में शिक्षण के पश्चात उस क्षेत्र में छात्र की योग्यता या शक्ति के विकास की मात्रा का मापन करने वाले उपकरणों को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, ठीक। ध्यान रखेंगे इतनी बात। अब हम यहाँ पर आपको थोड़ा जो है मध्यमान जो हमने वहाँ पर आपको बताया था, या आखिरकार अभी एक गणना के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, उसको हम यहाँ पर बता रहे हैं, माध्यिका वगैरह। निम्न से की सहायता से मध्यमान की गणना कीजिए। यहाँ पर आपसे इतना सारा अंक दिया गया है, 17, 12, 15, 13, 11, 9, 7, 14, 10, 16। मध्यमान का सूत्र क्या होता है? यम बराबर, मध्यमान को यम से हम प्रदर्शित करते हैं, और यम बराबर होता है सिग्मा, क्या होता है यहाँ पर? सिग्मा यक्स बटे जो है सिग्मा यन, मतलब कि सॉरी यन। यन क्या होता है? नंबर ऑफ हो होता है, और सिग्मा मतलब जोड़ होता है, यक्स मतलब क्या एक प्रकार से संख्याएं वगैरह, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? क्या करेंगे, जितनी संख्याएं दी हुई हैं 17, 12, 15, 13, 11, 9, 7, 14, 10, 16 सबको जोड़ लेते हैं, और मध्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं? और कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 संख्या, 10 से हमने भाग दे दिया। यहाँ पर कितना है? इसको जोड़ने के बाद में 124 आएगा। भाग देंगे 10 से, तो एक प्रकार से एक जीरो यहाँ पर मतलब कि एक बूंदी लग जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12.4, और 12.4 जो हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा? मध्यमान हो जाएगा। किसका? दी हुई सीरीज का 12.4 जो होगा वह मध्यमान होगा। यहीं पर आपको जो है आंकड़ों में मध्यांक यानी माध्यिका को हम आपको बताएंगे कि माध्यिका का कैसे ज्ञान कर सकते हैं। तो आपको ऐसे सीरीज दे देगा एग्जाम्स में, और आपसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव वालों, और चाहे आप दीर्घ उत्तरीय वाले हों तो उनसे आप भी पूछ सकता है, लघु उत्तरीय वालों आपसे भी, और अति लघु उत्तरीय में भी पूछा सकता है। ध्यान रखेंगे। तो आगे देखते हैं हम, यहाँ पर दिया 30, 50, 60, 40, 20, 70, 75, 62, 45, ठीक। इन आंकड़ों से आपको मध्यांक निकालना है, यानी कि माध्यिका निकाली, मीडियन जिसको आप कहते हैं मीडियन। और मीडियन जो होता है इसका सूत्र होता है n+1/2। ये क्या? n+1/2 मतलब कि इसका मतलब कि n+1/2वां माप जो होता है आकार के क्रम में, अगर इसको हम सजा दें कि हाँ घटते बढ़ते क्रम में, जो हमने आपको वहाँ पर बताया था, सबसे पहले हम इसको आकार के क्रम में क्रमानुसार सजा लेते हैं, घटते से बढ़ते क्रम में। हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर हमने 20 सबसे छोटी थी, फिर 30, फिर 40, फिर 45, फिर 50, फिर 60, फिर 62, फिर 70, फिर 75। हमने इसको एकत्रित कर लिया। उसके बाद में क्या होगा? सूत्र के अनुसार अगर हम रखें, मीडियन का मान रखें अगर हम, यानी कि माध्यिका, या फिर आप जिसको हमने क्या बताया आपको, मीडियन, या फिर आप बोल सकते हैं मध्यांक। तो मध्यांक इसमें क्या होगा? आप कितनी संख्याएं हैं? तो 10 संख्याएं हैं। 10 संख्याओं में मतलब कि 9 संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं यहाँ पर हैं। 9 में हमने क्या बताया था आपको? n+1 होता है। क्या होता है? n+1/2 वह माप, मतलब कि इसी नंबर पर आएगा। तो n कितना है आपका? 9 है। यहाँ पर 1 कितना? तो 9 1 कितना हो गया? 10/2 यानी कि 5 आएगा, यानी 5वां मान जो होगा वही आपका माध्यांक होगा। 5वां मान यहाँ पर क्या है? 5वां मान यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे दोस्त? समझने का प्रयास करें। 5वां मान यहाँ पर क्या है आपका? 5वां मान अगर इसको हम क्रम में सजाने के बाद में, ध्यान रखेंगे, क्रम में सजाने के बाद आप इसको देखेंगे, तो यहाँ पर 5वां मान क्या है? 1 1 2 3 4 5। 5वां क्या है? 50 है। इसीलिए 50 जो होगा आपका, या क्या होगा? मध्यांक होगा, यानी कि माध्यिका होगी, मीडियन होगी, ठीक। ध्यान रखिए, इसका सूत्र क्या होता है? n+1/2वां मान, ठीक। ध्यान रखेंगे। जितनी संख्याएं वाली 9 संख्याएं हैं, पहले इसको क्रम में सजा लिया हमने। सजाने के बाद में जितनी संख्याएं हो उसमें 1 जोड़ करके 2 से भाग दे दो, और मतलब जो निकले, यानी कि 5 निकला तो जो यहाँ से गिनने, मतलब इधर से गिनना प्रारंभ कर देगी। 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर कौन आया? आपका 50 आया, तो यही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निर्धारण मापनी क्या होती है? निर्धारण मापनी क्या है? निर्धारण मापनी को क्रमिक मापनी या फिर अंतर क्रम मापनी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछेगा कि अंतर क्रम मापनी किसे कहा जाता है? तो निर्धारण मापनी को कहा जाता है। इस मापनी में व्यक्तियों को किसी गुण की मात्रा के आधार पर निम्नतम से उच्चतम क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तथा इस आधार पर निर्मित प्रत्येक वर्ग को एक नाम या चिन्ह के प्रदान किया जाता है। जैसे परीक्षा के अंकों के आधार
आधार पर छात्रों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अनुत्तीर्ण श्रेणी में हम विभाजित करते हैं कि पहले नंबर पर कौन होगा, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। ये होता है निर्धारण मापनी की स्तर। जैसे समाज में आपने स्तरीकरण पढ़ा होगा समाजशास्त्र में, तो ठीक उसी प्रकार से निर्धारण मापनी जो होती है यह प्राप्त करवाती कौन व्यक्ति कितने नंबर पर है या फिर कौन सी वस्तु कितने नंबर पर है, यह सारी चीज़ें। ठीक, आवृत्ति बहुभुज से आप क्या समझते हैं? सारी बातें समझ में आ रही है आप सभी के? वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट, जितने भी लोग नए आए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 नंबर प्रश्न है, आवृत्ति बहुभुज से आप क्या समझते हैं? वह चित्र जो अनेक भुजाओं से घिरा होता है उसे हम बहुभुज कहते हैं। वह चित्र जो अनेक भुजाओं के माध्यम से किसी एक आवृत्ति वितरण के विभिन्न वर्गांतरों की विभिन्न आवृत्तियों के मूल्यों को प्रदर्शित करता है, आवृत्ति बहुभुज हमको कहते हैं। तमाम सारी आवृत्ति हो उन सभी को मिला करके एक चीज़ बना दे तो उसी को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति बहुभुज कहते हैं। जिस प्रकार से अनेक रेखाओं को मिलने से एक बहुभुज का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे 25 नंबर, अनुपातिक मापनी को हम स्पष्ट करते कैसे करते हैं? अनुपातिक मापनी जो होती है सर्वाधिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय मानी जाती है। तो आपसे पूछेगा अनुपातिक मापनी जो है सबसे अधिक सर्वाधिक मापनी विश्वसनीय और वैज्ञानिक और मानी जाती है, अनुपातिक मापनी मानी जाती है, क्योंकि इसमें अंतराल मापनी की सभी विशेषताओं के साथ ही एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है जिसका आशय उस गुण या विशेषता की शून्य मात्रा से होता है। जैसे लंबाई, भार या दूरी के मापन में शून्य बिंदु से ही प्रारंभ किया जाता है। इस वास्तविक शून्य बिंदु को मापनी का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। मतलब कि जब ऐसे माप में हम अनुपातिक मापनी में शुरू करते हैं तो हम जीरो से शुरू करते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखें। तो जीरो से हम एक बढ़ेंगे तो उसके बीच में जितनी चीज़ें होंगी, इस आधार पर विभिन्न दूरी के स्थानों में अनुपात का पता लगा लेते हैं और निश्चित रूप से यह हम कह सकते हैं कि आ स्थान बा स्थान से आधी 2 गुनी या 4 गुनी दूरी पर स्थित है। कि हाँ, आ स्थान से बा स्थान जो है क्या है, स्थान से आधी दूरी पर है या 2 गुनी दूरी पर है या 4 गुनी दूरी पर है, हम ऐसा इसका माप लगा लेते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं जीरो से हम 1 2 3 लिख लिया तो इसके बीच की हम यह दूरी ऐसे मापते हैं ये। ठीक, ये होता है आपका क्या, अनुपातिक, मतलब एक एक जो है पुर्जे को हम माप लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निबंधात्मक हाँ भैया, क्लास बस जल्दी ओवर हो रही है, बस 2-3 मिनट की क्लास और है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो निबंधात्मक परीक्षणों की कोई 3 कमियां बताइए। निबंधात्मक जो परीक्षण होते हैं उनकी 3 कमियों से पूछ रहा है आपसे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव वालों आप भी ध्यान से इसको देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। निबंधात्मक परीक्षाएं में जो जहां बहुत सी विशेषताएं होती हैं वहीं बहुत सारी कमियां भी होती हैं। निबंधात्मक परीक्षणों की प्रमुख 3 कमियां आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है, उसको देख लीजिए। सबसे पहले कमी आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित करना चाहूँगा, प्रतिनिधित्व की कमी। प्रतिनिधित्व की कमी होती है इसमें, या पूरे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, या केवल मतलब 1 आध 2 अंश का जो है प्रतिनिधित्व करता है, बाकी नहीं करता है। दूसरा क्या होता है, प्रश्नों में एक रूपता की कमी होती है कि प्रश्नों में एक रूपता हो। अगला है विश्वसनीयता का अभाव होता है कि विश्वास इस पर सही तरीके से किया सके। ठीक, वहीं जो है मूल्यांकन में आत्मनिष्ठा का दोष होता है, आत्मनिष्ठा नहीं होती है, ध्यान रखेंगे बात। मूल्यांकन में आत्मनिष्ठा की कमी होती है, और जब मूल्यांकन में आत्मनिष्ठा की कमी हो तो फिर एक प्रकार से वह कमी ही बहुत बड़ी कमी होती है अपने आप में। अगला है मापन के स्तरों का उल्लेख कीजिए। 27 नंबर प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न यही है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा। मापन के स्तरों का उल्लेख कीजिए, मापन के स्तरों का उल्लेख कीजिए भैया। तो एस स्टीवेंस के मापन के, इन्होंने मापन के 4 स्तंभ बताए। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि एस स्टीवेंस ने मापन के कितने स्तर बताए हैं? तो 4 स्तर बताए हैं। ठीक, जिन्हें निम्न में से उच्च के क्रम में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब निम्न से उच्च मतलब कि नीचे से ऊंचे क्रम में, ठीक, घटते से बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नतम स्तर का मापन सरल होता है लेकिन उसमें परिशुद्धता जो होती है कम होती है। उच्चतर स्तर के जो मापन होते हैं उनमें जटिलता होती है, यानी व्यापकता होती है। जटिल मतलब एक प्रकार से थोड़ा कठिनाई होती है, किंतु इसके निष्कर्ष जो होते हैं अधिक शुद्ध होते हैं। तो निचले स्तर के जो मापन होते हैं वह एक प्रकार से ठीक ठाक होते हैं, सरल होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, शुद्ध नहीं होते हैं, शुद्ध कम होते हैं। लेकिन उच्चतर स्तर के जो मापन होते हैं उनमें जटिलता यानी कठिनाई से होते हैं, लेकिन उनके निष्कर्ष जो होते हैं अधिक शुद्ध होते हैं। मापन के 4 स्तंभ आपके निम्नलिखित हैं। ऐसे आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि मापन के 4 स्तंभ है। आपको ऑप्शन ए में देगा नामित स्तर या मापनी, आपको दूसरा ऑप्शन देगा क्रमिक स्तर या फिर मापनी, आपको सी
ऑप्शन देगा अंतराल स्तर या मापनी, तथा चौथा देगा आपको अनुपात स्तर या मापनी। तो कौन होगा इनमें से? सभी होंगे। आप ऑप्शन जो है ई में मिल जाएगा ये सभी, या फिर 3 देगा इनमें से, आपको ऑप्शन डी में मिल देगा ये सभी। ओके, ध्यान रखेंगे। तो नामित स्तर, क्रमिक स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर, ये 4 स्तर होते हैं आपके जो है किसके? मापन के। ठीक, ध्यान रखेंगे। किसने बताया इसको? एस स्टीवेंस ने बताया। इतनी बात क्लियर हुई तो सारे मुद्दे आपके आज की वीडियो के क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिएगा। बहुत बहुत मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहे। रात 9 बजे शायद आपकी क्लास जो होगी मेरे प्यारे दोस्त, उसकी सोशियोलॉजी क्लास लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए।